अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। क्या एक मसीहा कातिल हो सकता है? क्या मोहब्बत के दावेदार ही जान लेने पर तुल जाते हैं? आज हम बात करेंगे पलवशा साफ़ी के दिल दहला देने वाले नावल नदामत सीज़न 2 की। एक तरफ इज्जत और शोहरत का मीनार है तो दूसरी तरफ जेल की काल कोठरी। एक ऐसी कहानी जहाँ कानून सबूत मांगता है और दिल सच्चाई। तो तैयार हो जाइए जज्बात, सस्पेंस और रिवेंज से भरपूर इस सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं। नदामत पार्ट 2। पलवशा साफ़ी किस नंबर 6 शाम में जब बाबा गल्फ क्लब से लौटे तो लाउंज में बैठे नहयान ने पूरी अदाकारी के साथ सारा किस्सा दोहराया था। इसकी अदाकारी पर शुजात साहब कहका लगाकर हंस पड़े। हंस ले, सब आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है। तौबा तौबा, आज कल के बच्चे इसकी अक्ल ठिकाने पर ले आए वरना कोई नहीं अपनाएगा। अम्मी आप वो ताब ना लाती बाबा पर गुस्सा हो गई। मेहर माँ, हमारी बेटी बहुत अनमोल है, उसे समझने वाला जरूर अपनाएगा। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। नयान शुजात साहब की इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। माई स्वीट बाबा, देखा अम्मी, बस आपको ही कदर नहीं है। नयान ने खाने के लिए किचन के सिंक में हाथ धोते हुए नाक भौं चढ़ाई। नल का पानी हाथ पर डालते उसके तासुरात बदलने लगे। अम्मी, गीजर बंद है क्या? इसकी आवाज में तकलीफ दराई। मौसम गर्मा में भी वो गीजर का पानी इस्तेमाल करती थी। शुजात साहब हड़बड़ा गए। नयान हाथों को आगे के दर्द से करा उठी। बाबा ने उसे डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठाया और इसके हाथ मलने लगे। शदीद तकलीफ से आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जल्दी से पतीली में पानी गर्म करके ले आई थी। यहाँ तो हल्के से ठंडे पानी से तेरे उंगलियां अकड़ जाती है, पता नहीं इतने ठंडे लैब में कैसे काम करती हो। गर्म पानी में रेशम का कपड़ा भिगोकर उन्होंने नहयान की अंदर के जानिब सिकुड़ी हुई उंगलियों पर रख कर गरमाइश दी थी। अम्मी, वहाँ तो मैं लैब ड्रेस में होती हूँ, इतने मोटे मोटे ग्लव्स पहने होते हैं। नहयान और चस्सा सहयोग करते हुए बोली थी। ठंड से नहीं है, ये प्रेशर से होता है। आप बार बार उसे शादी के लिए प्रेशराइज न करें। शुजात साहब की परेशानी बरकरार थी। नयान ने मोहब्बत पाश नजरों से बाबा को देखा था। पिछले 1 माह में ये दूसरी मर्तबा हुआ है। तुम कल रुस्तम के पास चली जाना चेकअप करवाने। बाबा ने आहिस्ता से नर्म हाथों से इसकी ढीली पड़ती उंगलियां सीधी करते हुए हिदायत दी। रुस्तम अंकल के पास नहीं बाबा, डॉक्टर सियाल के पास। ये हालत उनके ऑपरेशन के बाद हुई है, इलाज भी वही बताएंगे। नयान ने तस्हीह की। उसे 4 माह बाद सियाल से मिलने का अच्छा मौका मिल रहा था, इसलिए वो ज़ाया नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं कल के लिए डॉक्टर सियाल की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। बाबा इसके तजवीज़ पर राज़ी सी हो गए और जियाल के हॉस्पिटल में कॉल मिलाने उठ खड़े हुए। नहयान आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को खोलती फिर बंद करती जियाल से मुलाकात की प्लानिंग करने लगी। गालों पर गुलाबी रंग उमड़ आया था। जितना वो एक अरसा बाद उससे मिलने बेचैन थी, उतना ही शर्मा भी रही थी। जियाल ब्लैक कमीज शलवार पर वाइट कोट पहने, गले में स्टेथोस्कोप डाले अपने बड़े और ठंडे केबिन में बैठा मरीज को चेक कर रहा था। ये इसके ओपीडी का वक्त था। दवाइयाँ लिखकर इसने मरीज को 3 माह बाद विजिट करने की हिदायत दी और बेल बजाकर अगले मरीज को अंदर आने का इशारा दिया। इस मरीज के निकलने और अगले मरीज के आने तक वो सीट की पुष्ट से टेक लगाए मोबाइल देखने लगा। वाइफ के नाम से सेफ नंबर से 8 कॉल्स और 11 मैसेजेस मौसूल हुए थे, मगर इससे पहले जियाल इसका कोई मैसेज देखता या कॉल बैक करता शुजात साहब के हमरा नहयान कमरे में दाखिल होते नजर आई। मामूल के बरअक्स वह सादे से ऑरेंज कलर के कॉटन कुर्ते पाजामे में तैयार हुई थी। इन्हें आते देखकर सियाल ने मोबाइल साइड ड्रॉअर में रख दिया और शुजात साहब से मिलने खड़ा हो गया। शुजात साहब बड़ी गर्मजोशी से मिले। उनके अकब में खड़ी नहयान की नजरें एक मर्तबा फिर इस हैंडसम डॉक्टर और दिलों के रहनुमा पर जम गई। जियाल ने शफीक सी तबस्सुम के साथ सर को खम देकर इससे भी सलाम किया और तीनों आमने सामने बैठ गए। हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद जियाल ने क्रेडल उठाया, पर शुजात साहब ने उसे किसी भी तरह के तकल्लुफ से मना कर दिया। उनके इसरार पर एहतरामन इसने क्रेडल वापस रखा और सीधे होते कोहनियाँ टेबल पर रखकर उंगलियां बाहम मिलाई। इन दोनों के जानिब मुतवज्जे हुआ। शुजात साहब ने नहयान को देखा ताकि वो अपना मसला बयां करे और बकिया मरीजों का ज्यादा वक्त ज़ाया न हो। वो मेरी फिंगर्स ठंडे पानी से अकड़ जाती है। नहयान रुक रुक कर मामला इसके गोश गुजार करने लगी। जियाल ने बगौर इसका मामला सुना और फिर को सर को नफी में जंबिश देते पीछे होकर बैठा। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में इसे आर्थ्रोसिस या पोस्ट सर्जिकल स्टिफनेस कहते हैं। ये किसी सदमे या शॉक से दिमाग में होने वाले रुकावट के बायस सामने आता है। कभी कभी कोई सर्जरी भी वजह बन सकती है, जिसमें पेशेंट ज्यादा देर तक नशे के जेर असर रहा हो। और फिर आप तो तकरीबन 7 घंटे अंदर ऑपरेशन थी। वो समझाने लगा। नहयान और शुजात साहब गौर से सुनते रहे। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और कुछ हफ्तों तक रेगुलर फिजियोथेरेपी करवाएं, ये मसला खुद ठीक हो जाएगा। जियाल पर्ची पर दवाई लिखने लगा। आप फिजियोथेरेपी कर देना, नयान ने गैर इरादी तौर पर फरमाइश की। जियाल ने लिखते हुए रुककर पहले उसे देखा और फिर शुजात साहब को। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मिस नहयान, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, इसने खुश मिजाजी से जवाब दिया ताकि इन बाप बेटी को बुरा न लगे।
लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आपके के सर्जरी के बाद हुई है। आपको ज़्यादा पता है कि दिल और दिमाग के किस एरिया में मसला है, इसलिए आप बेहतर फिजियोथेरेपी करा पाएंगे। क्यों बाबा? अपनी दलील बताते हुए आखिर में इसने गर्दन घुमाकर बाबा को देखा। बात तो सही है वैसे, बाकी ये डॉक्टरी का हिसाब आप दोनों बेहतर समझते हो, मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। शुजात साहब ने फैसला इन दोनों पर छोड़ा। जियाल सोच में पड़ गया। नयान फॉरेंसिक डॉक्टर थी। नाम के साथ डॉक्टर लफ्ज़ जुड़ना मतलब मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ होना, इसलिए नयान को इस सब कैटेगरीज का अच्छे से इल्म था। ठीक है, मैं फिजियोथेरेपी सेशन करवा दूंगा। जियाल चाहते न चाहते मान गया। थैंक यू सो मच। नयान अपनी फरमाइश पूरी होने पर बेहद खुश हुई थी। फैसला कर लेने के बाद वो तीनों खड़े हो गए और शुजात साहब अलविदा लेते रवाना हो गए। नयान ने प्रोफेशनल अंदाज में मुसफ़ा करने हाथ आगे बढ़ाया। जियाल ने एक सेकंड सोचा और फिर हाथ मिला लिया। इनके जाने तक जियाल वाइफ के कॉल्स और मैसेजेस भूल चुका था। इसने सर को जंबिश देते नशिस्त संभाली और अगले मरीज का नंबर लगाया। दूसरी तरफ इसकी मासूम बीवी शौहर की बेइत्नाई पर दिल काटते रह गई। नयान घर आकर बहुत खुश थी। अब से कई दिनों तक इसका रोज जियाल से मिलना होगा, ये ख्याल ही इसके जिस्म में सरायत दौड़ा गया। इसने जर्जरी सी ली थी। डिनर से जल्दी फारिग होकर वो बेडरूम में आई। उसे कल के लिए किसी पुरकशिश ड्रेस का इंतखाब करना था। लाशुरी तौर पर यह जियाल को इम्प्रेस करने का ही तरीका था। बिला आखिर 1.5 घंटे तक सारी वार्डरोब उथल पुथल करने के बाद इसने फिरोजी रंग चिकनकारी वाला चूड़ीदार सूट फाइनल किया और साथ मैचिंग के सैंडल और ज्वेलरी भी टेबल पर रखी। ये पहली मुलाकात के लिए काफ़ी होगा। इसने बारी बारी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल को देखकर सोचा। चेंज करने वॉशरूम जाने के बाद इसके जहन में धमाका हुआ। अरे, जियाल ने कल फिजियोथेरेपी का टाइम तो बताया ही नहीं। वो सर पर हाथ मारकर अफसोस करते वापस निकली। हम कॉल करती हूँ। वो बेड के किनारे मोबाइल को लपकी। स्क्रीन ऑन किया तो 12:45 एम का रोशन हुआ। इस वक्त कॉल? अगर सो रहे थे तो? वो सोच में पड़ गई और आगे का लाया अमल तय करते नाखून चबाने लगी। मैसेज करती हूँ। जागे हुए थे तो रिप्लाई कर देंगे। हाँ, यही मुनासिब है। इसने आज खुद ही दूसरा हल निकाला और अपने व्हाट्सएप में जियाल का प्रोफाइल खोला। अव्वल तो 2 मिनट तक इसकी डीपी देखती रही जिसमें जियाल न थिया। गली के खूबसूरत वादी में पानी के किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। दूसरे ख्याल में दिमाग की घंटी बजी और वो तेज तेज मैसेज टाइप करने लगी। दूसरी तरफ जियाल शब ख्वाबे के ड्रेस में चित लेटा सोने की कोशिश में आंखें मूंदे पैरों की खींची बनाए जल्ला रहा था। इसके बाएं बाजू पर एक हसीन सरापा इश्क सर रखे हुए थी। जियाल का हाथ इसके कंधे पर हल्का हल्का थपा रहा था और वह दोशीज़ा अपने मजाजी खुदा के पनाहों के तहफ़्फ़ुज़ में सिमटी नींद की वादी में जा चुकी थी। इस वक्त एसी के ठंडे कमरे और किंग साइज मास्टर बेड पर मौजूद कपल के माबैन किसी तीसरे की गुंजाइश न थी। मगर वक्त बदलते देर तो नहीं लगती। इसकी महज आंखें बंद थी लेकिन दिमाग बेदार था। माजी, हाल और मुस्तकबिल की कई सोचें परवान चढ़ने को थी कि मैसेज ट्यून ने खलल डाला। जियाल ने माथे पर बल डाले, आंखें नीम वाकी। कमरा मुकम्मल तारीक था। इसने गर्दन हल्का मोड़कर तकिए के पास पड़े मोबाइल को देखा और दायां हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। अंगूठा लगाकर लॉक खोला और नोटिफिकेशन नीचे करके मैसेज करने वाले का नाम देखा। इंग्लिश के बड़े हरूफ में लिखान उसे पूरा हवास में ले आया। इसने तेजी से मोबाइल सीने पर दबा दिया। गैर महसूस अंदाज में आंखों की पुतलियां घुमाकर बाएं सिम सोई खातून को देखा। इसकी लंबी सांसें बता रही थी कि वो गहरी नींद सो चुकी हैं, मगर जियाल इसके बेदार ख्वाबे से वाकिफ था, इसलिए झट से मोबाइल नीचे किया ताकि स्क्रीन की रोशनी से उठ न जाए। कॉल्स और मैसेजेस रिसीव ना करने की खफगी के बाद इतने मुश्किल से उसे मनाया था, अब फिर से नाराज नहीं करना चाहता था। वहीं नयान 10 मिनट तक रिप्लाई का इंतजार करते बददिल होने लगी। लगता है सो रहे। इसने मुंह बनाए सोचा और बेदिली से उठकर वॉशरूम के जानिब बढ़ गई। दूसरी तरफ सियाल ने लब भींचकर हल्के हाथ से बेगम का सर अपने कंधे पर से हटाकर तकिए पर टिकाया और खुद दाहिने करवट पर होकर नयान का मैसेज देखने लगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू जियाल, पर कल किस वक्त आना है फिजियोथेरेपी के लिए? इसका मैसेज पढ़कर उसे दिन में हुए वादे का ख्याल आया। रिप्लाई के लिए ऑप्शन दबाया लेकिन 2 मिनट को रुक गया। अभी उसे अपने कल का शेड्यूल याद करना था। दूसरी तरफ नयान चेंज करके नाइट गाउन पहने, बालों को ढीली चोटी में बांधे बेड पर लेटी और मोबाइल फोन उठाकर देखा। मैसेज सीन हो चुका था लेकिन रिप्लाई अब तक नहीं मिला। वो अफसोरदा होने लगी कि ट्यून बजी। इसके चेहरे की रौनक लौट आई। वो फौरन सीधा हुई और धड़कते दिल को थामे मैसेज ओपन किया। मॉर्निंग 11:30 सिविल हॉस्पिटल। 3 लफ्ज़ी जवाब। नयान ने इस्तिराबी गर्दन खुजाते नफ़ी में सर हिलाया और दूसरा मैसेज टाइप करने लगी। जियाल ने रिप्लाई सेंड करके मोबाइल रखा था कि फिर से मैसेज आया। वो जच होने लगा। मॉर्निंग में लैब में होती हूँ, इवनिंग में नहीं हो सकता प्लीज़। इत्तेज़ाई मैसेज के साथ मासूम शक्ल वाला इमोजी भी था। अब जियाल फिर से अपने शाम का शियूर तरतीब देने लगा। वहीं नहयान नाखून दांत में दबाए मुस्बत रिप्लाई की दुआएं कर रही थी। 7:30 पम। फिर से 2 लफ्ज़ी जवाब दिया गया। नहयान की आंखें खुशी से चमक उठी। इसने फौरन थैंक यू सो मच का रिप्लाई किया। जियाल ने मैसेज सीन तो किया लेकिन मजीद कोई रिप्लाई नहीं दिया।
नयान ने फिलवक्त इतने पर इक्तिफा किया। इसका दिल मुतमईन हो गया था। वह दिलजोई से मोबाइल रखकर सो गई। दूसरे जानिब जियाल के तारीक बेडरूम में मोबाइल की हल्की नीली रोशनी फैल गई थी। अपने पीछे कोई आहट सुनकर इसने तेजी से फोन साइलेंट करके स्क्रीन ऑफ की और साइड टेबल पर रख दिया। बेगम का करवट बदलना इसने महसूस कर लिया था। अब जियाल के जानिब इसकी पुश्त हो गई थी। जियाल ने इसके जानिब करवट लेते और इसके बगल से बाजू गुजारते उसे पीछे को खूब खींचकर खुद से लगा लिया। बेगम सोए भी आधी रात को शौहर के इस अमल पर दिलवार गई। दिन की शुरुआत मामूल के जैसे हुई। कराची शहर में हल्के बादलों का रात हो चुका था। मौसम खुश मगर खुशगवार था। जियाल कैरमल कलर के कमीज शलवार पर वाइट डॉक्टर्स कोट झेप तन के पेशावरी चप्पल पहने गीले बालों को नफासत से बनाए तैयार हुआ। ताज़ा सुबह की तरह वह भी फ्रेश लग रहा था। अपना तिब्बी बैग लिए वो कमरे से बाहर आया। जियाल रुके। अभी वो तीसरी सीढ़ी पर था जब इसकी खूबसूरत आवाज़ सुनी। जियाल रुका, गर्दन घुमाकर उसे देखा। रोशन सुबह की तरह इसका चेहरा भी जगमगा रहा था। वह नखरीले अंदाज में एक एक सीढ़ी उतरकर इसके सामने आई। दुपट्टे के आउट से इसका मोबाइल निकाल कर आगे किया। जियाल मुखफिफ हुआ। जल्दी जल्दी में वो अपना मोबाइल भूल कर निकला था। थैंक यू। इसने मोबाइल लेते सर को खम दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। पीछे खड़ी इस नाजुक परी का जगमगाता चेहरा बुझने लगा। शायद वो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन जियाल सुने बगैर जा चुका था। दूसरी जानिब नहयान की सुबह भी पुरजोश अंदाज में हुई। लघारी हाउस हाई क्लास सोसाइटी में मौजूद नफीस सा घर था। 5 कमरों और बड़े लाउंज पर मुश्तमिल जदीद तर्ज तामीर डिजाइन से बनी इमारत थी। सफ़ेद पेंट की दीवारें, बड़ी खिड़कियां और दरवाजे, कुदरत को करीब रखने रंगारंग पौधे और दरख्त भी मौजूद थे। छोटा सा लॉन और इसके आगे लाउंज और किचन जिसमें इस वक्त मेहरमा खानम नाश्ता बनाने में मसरूफ नजर आई। नहयान को आज ज़रूरी केस पर काम करना था। उसे जल्दी लैब जाकर जल्दी काम निपटा कर शाम 7 बजे से पहले फारिग होना था। एक अनजान एहसास के तहत उसे डॉक्टर जियाल से मिलने का शिद्दत से इंतजार था। वो अपना पुलिस का खाकी यूनिफॉर्म और इस पर लैब कोट पहनकर चमकते ब्लैक बूट में तैयार लैब ग्लासेस, मास्क और ग्लव्स के साथ अपना फोरेंसिक बैग लिए कमरे से बाहर निकली। नहयान, नाश्ता तो करो। अम्मी ने इसके बूटों की छाप सुनी तो किचन में से सदा लगाई। अम्मी, बहुत ज़रूरी केस है, साले साहब ने अर्जेंटली कॉल किया है। वो किचन के दरवाजे पर आकर रुकी और अपना लंच बॉक्स उठाकर बैग में डालते हुए जवाबदेह हुई। अम्मी ने सर झटका और वो हवाई बोसा देते बाहर को लपकी। हॉस्पिटल के लेक्चर हॉल में हल्की सी सरगोशियां थी। सफ़ेद कोट पहने नए हाउस जॉब स्टूडेंट्स अपनी नशिस्तों पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की आंखों में ख्वाब थे, किसी के दिल में खौफ और किसी के हाथ में नोट्स की खाली डायरी। कितनी देर लग रही है डॉक्टर को? एक तलबा जिच होते बोली। हॉल का दरवाजा खुला। डॉक्टर सियाल बट अंदर दाखिल हुआ। वो जवान था, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सा एतमाद। इसके चलने में ठहराव था, जैसे वो सिर्फ फर्श पर नहीं बल्कि अपने मकसद पर कदम रख रहा हो। इसने सफ़ेद कोट दुरुस्त किया और सामने रखी हार्ट डमी के करीब आकर खड़ा हो गया। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ पुरसुकून थी मगर असर रखती थी। वालेकुम अस्सलाम सर। 15 स्टूडेंट्स की वो क्लास एक साथ बोली। आप सबको हाउस जॉब में खुश आमदीद। आज से आप सिर्फ तालिबे इल्म नहीं बल्कि मरीज की उम्मीद भी हैं। डॉक्टर सियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये दिल है। इसने हाथ बढ़ाकर हार्ट डमी को छुआ। ये सिर्फ एक उस नहीं है, ये खौफ, दुआ, मोहब्बत और जिंदगी सब कुछ अपने अंदर रखता है, इसने इजाफा किया। क्लास खामोशी से सुन रही थी। 10 लड़के और 5 लड़कियों पर मुश्तमिल वो क्लास जल्द सियाल के गुफ्तगू के जेर असर आने लगी। जहाँ लड़के इसके एतमाद से मुतासिर हुए थे, वहीं लड़कियां इस हैंडसम डॉक्टर से सहर अंगेज शख्सियत से मसरूर हुई थी। सर, क्या एक डॉक्टर के लिए सिर्फ इल्म काफ़ी होता है? पहली कतार में बैठी आयशा ने हिम्मत करके सवाल किया। नहीं, अगर इल्म हाथ है तो हमदर्दी दिल, और बगैर दिल के हाथ सिर्फ मशीन बन जाता है। डॉक्टर सियाल ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर जवाब दिया। क्लास में खामोशी छा गई। जब आप इस दिल को समझ लेंगे तब आप इंसान को समझना सीख जाएंगे, इसने डमी पर शरियानों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, अगर हमसे गलती हो जाए तो? पीछे से एक और आवाज़ आई। डॉक्टर सियाल ने नजरें उठाई। गलती से ज्यादा खतरनाक चीज़ बेहसी है। सीखते रहे, सवाल करते रहे और मरीज को कभी नंबर न समझे, इंसान समझे। इसने असली सिफात समझाई। 1 घंटे बाद टाइम की घंटी बजी। ये सिर्फ पहला लेक्चर था। असल सबक वार्ड में मिलेगा जहां दिल सिर्फ डमी का नहीं होगा। इसने अगले क्लास की बारीकी समझाई। तलबा एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें अंदाजा हो चुका था, ये बाप सिर्फ मेडिकल करियर का नहीं बल्कि इंसान बनने का आगाज था। डॉक्टर सियाल इस फील्ड की सिफात बदलना चाहता था। डॉक्टर को कसाई नहीं बनना चाहिए बल्कि ईमानदारी से अपना फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। ये इसका असल मकसद था, और वो इस मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं, इस रास्ते में उसे क्या क्या कुर्बान करना पड़ेगा, ये वक्त बताने वाला था। ये एक मिडिल क्लास इलाका था। SHO साले मुश्ताक अपनी टीम के हमरा पहले से जाए वकूफ पर मौजूद थे। फोरेंसिक डॉक्टर नहयान लघारी अपनी कार में वहां पहुंची। गली तंग थी, इसलिए वो सड़क किनारे ही उतर के पैदल चलते इसके नजदीक पहुंची। आंखों पर ग्लासेस लगाए, चेहरे पर मास्क और हाथों पर मोटे ग्लोव्स पहनकर वो साले साहब के पास आई। सामने छोटा मकान, लोहे का गेट और टूटा हुआ ताला था।
मंजर से साफ जाहिर था कि ये आम सी डकैती है। पुलिस ने मकान और इसके चारों अतराफ को घेरे में ले लिया था। डॉक्टर नहयान ने पुलिस लाइन की पट्टी से कदम उठाकर मकान के अंदर रखा और आसपास का जायजा लिया। कोई जानी नुकसान? वो अदम फूंक फूंक कर रखती बगौर बिखरे घर को मुशाहिदा कर रही थी। नहीं, मालिक मकान काम पर गया हुआ था। वापस आया तो घर खाली। साले साहब और नयान का असिस्टेंट इसके कदमों की पैरवी करते पीछे पीछे आते तफसील बताने लगा। नयान पहले कमरे में अंदर दाखिल हुई तो हर सू चीजें बिखरी हुई थी। अलमारी खुली और दराज निकले हुए थे। हर चीज बिखरा जरूर था मगर कुछ टूटा नहीं था। नयान अलमारी के करीब झुकी और फर्श पर मिट्टी के निशान जांचने लगी। फुटप्रिंट्स ताजे हैं और 2 अफराद थे। इसने अलग अलग साइज के जूतों का तयन किया। इसके पीछे असिस्टेंट शीशे के डिब्बी में फुटप्रिंट्स और मिट्टी का सैंपल जमा करने लगा। साले साहब और नहयान वहां से निकलकर बेडरूम में दाखिल हुए। इस कमरे में सिर्फ एक अलमारी का दराज खाली था और बाकी सब वैसे का वैसा। यही असल टारगेट था। चोर को पहले से मालूम था कि जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं। नयान ने मानो तायद की। कमर पर हाथ रखे वो घूमकर हर चीज का जायजा लेती रही। अपने काम में वो माहिर थी। कमरा बिल्कुल सेट था। हत्ता कि टीवी और लैपटॉप भी मौजूद थे। चोर का सर वकार सिर्फ नकदी और जेवरात से था। साले साहब, ये अचानक डकैती नहीं है, किसी अपने की मदद से हुई वारदात है। मुकामी लोगों से जांच पड़ताल करे, हमसाए, दोस्त, अहबाब, नौकर चाकर। इसने केस का फैसला सुनाया। इस कमरे के भी फुटप्रिंट्स और फिंगर प्रिंट्स जमा करके लैब लाओ। इसने साले साहब के अक्कब में नमूदार होते असिस्टेंट को हिदायत दी। वो सर को खम देकर अंदर दाखिल हुआ तो साले साहब और नहयान बाहर आ गए। इसने सर उठाकर दीवारों और छत का मुआयना किया और गेट से बाहर चल पड़ी। बाकी की रिपोर्ट्स ऑटोप्सी के बाद दूंगी। आप तब तक मशकूक अफराद को चार्ज में लीजिए। इसने मास्क और ग्लव्स उतारते आखिरी हिदायत दी और अपने कार के सिमत बढ़ गई। इसका असिस्टेंट भी बकिया सैंपल लेकर इसके पीछे हो लिया था। साले साहब इसकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अपनी टीम के हमरा इलाके की छानबीन और पूछगछ में मशगूल हो गए। क्लास लेकर जियाल ने हॉस्पिटल का विजिट किया और फिर ओपीडी के मरीज देखे तो दूसरी तरफ नयान डकैती के वारदात के सैंपल्स की जांच करती रही। 6:30 बजे के करीब उसे वक्त का एहसास हुआ तो बकिया काम कल के हवाले करके खुद घर के लिए निकल गई। जियाल आज वक्त से पहले फारिग हो गया था और घर जाना चाहता था मगर फिर नयान से मुलाकात का वादा याद आते वो रुक गया। उसे नयान का वादा तो याद रहा लेकिन बीवी से किया लफ्ज़ भूल बैठा। 7:30 बजे नयान कल के सिलेक्ट किए फिरोजी ड्रेस में मलबूस मैचिंग सैंडल और हल्के मेकअप में तैयार हॉस्पिटल पहुंची। बाएं कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखते तेजी से जियाल के ओपीडी का रुख किया। वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर सियाल ऑलरेडी फिजियोथेरेपी रूम में इसका मुंतजिर है। अपने जानिब जियाल के फिक्र के इस औन देखे एहसास से नहयान की खुशी दोबारा हो गई थी। डॉक्टर सियाल, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? इसने सेकंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। फिजियोथेरेपी रूम बंद और ठंडा था। जगह जगह बरकी आलात लगे थे और उनके आगे एक बेड जिसके चारों अतराफ कागजी पर्दे का एहतमाम था। राइट साइड पर अलमारी और एक फ्रीज और लेफ्ट साइड पर डॉक्टर और मरीज के लिए टेबल और सीट्स। दरवाजे के पास सिंगल सोफा भी था जो मरीज के साथ आए फैमिली मेंबर के आराम के लिए मुशख्खस था। मिस नहयान आइए। जियाल मशीनों की फ्रीक्वेंसी चेक करते हुए मुड़ा। मैं आप ही का वेट कर रहा था। इसने पेशावराना अंदाज में उसे बेड पर बैठने को कहा। नहयान आगे आई। जियाल ने पीछे घूमकर कॉलिंग बेल बजाया तो चंद सानिए बाद एक खातून फिजियोथेरेपिस्ट कमरे में दाखिल हुई। यह चीज तिब्बी कवानीन का एक अहम हिस्सा था कि मर्द डॉक्टर का फीमेल पेशेंट को चेकअप के वक्त एक खातून स्टाफ का रूम में होना लाजिम है। इस वक्त नयान पेशेंट थी और जियाल डॉक्टर। नयान बेड किनारे बैठ गई। इसकी नजरें सियाल पर थी और जियाल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पर। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? चेस्ट पेन, सर दर्द, सांस की बंदिश? जियाल वाइट कोट के जेबों में हाथ डाले सामने खड़ा रहा। वो इसके सर्जरी के मुताल्लिक सवाल कर रहा था। खातून डॉक्टर ने नयान के बाजू ऊपर चढ़ाए और इसके कलाइयों पर एंजियोग्राफी के तार चस्पा किए। नहीं और कुछ नहीं, नयान ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। अंदर जज्बात की जंग छिड़ चुकी थी। डाइट ठीक करो अपनी, कमजोर लग रही हो। नाश्ता और रात का खाना कभी मत छोड़ना। दूसरे हिदायत तक सियाल की आवाज अपनायत इख्तियार कर गई। वह यूं ही हर मरीज को अपना मान लेता था। वो मुस्कुराई, हल्की सी, मुहतात सी। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इसकी दोनों हथेलियों पर वाइब्रेटर चस्पा करके टाइम देखने लगी। जियाल इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। 10 घंटे तक इसने वाइब्रेशन दी और फिर वापस हटाकर पीछे हो गई जबकि एंजियोग्राफी का तार कलाइयों पर रहने दिया। लेडी डॉक्टर के पीछे होते जियाल एक कदम आगे हुआ। इसकी नजदीकी का एहसास नहयान की धड़कन बढ़ा रहा था। आबरू मिलाए निचला लब दांतों में दबाए वो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देख रहा था। आड़ी तिरछी लाइनों से वो इसकी हार्ट बीट जांच गया। लेडी डॉक्टर फ्रिज से ठंडा पानी एक प्याले में भरकर इसके पास आई। नहयान, इसमें फिंगर्स डिप करो। आगे का चेकअप वो खुद कर रहा था। इसने ठंडे पानी का प्याला इसके आगे किया। अपने लिए इसकी दिलचस्पी से अनजान जियाल को इसकी बड़ी धड़कन किसी खौफ की वजह महसूस हुई जबकि हकीकत इसके बरक्स था। नहयान ने सर को खम दिया और दोनों हाथों की उंगलियां
इस पानी में डुबोई। 2 से 3 और 3 से 4 सेकंड्स में इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। दर्द की शिद्दत में तेजी से इजाफा हुआ और यकदम अपने हाथ पीछे खींच लिए। इट्स ओके, रिलैक्स। जियाल से फौरन से पेशतर प्याला वापस लेडी डॉक्टर को पकड़ाया और खुद नहयान की सिकुड़ी हुई उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। दर्द की लहर बर्दाश्त करती नहयान की हार्ट बीट मिस हुई। इसके हाथों का लम्स पाते वो अपना दर्द भूलने लगी। इतनी देर में लेडी डॉक्टर हीट लाइट ऑन करते इनके पास आई तो जियाल ने इसके हाथों पर गिरफ्त आज़ाद करके लाइट के आगे किया और खुद आहिस्ता आहिस्ता इसकी अंदर के जानिब मुड़ी उंगलियां सीधी करने लगा। वो इतने हसास अंदाज में अपना अमल दोहरा रहा था कि नयान को अपना आप बहुत मोतबर लगा। पहले प्यार का पहला एहसास शायद इतना ही हसीन होता है। जारी है नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 7 डंट कॉपी विदाउट परमिशन। पहला सेशन सिर्फ इसकी बीमारी की नौयत तय करने तक हुआ। फिजियोथेरेपी आज से शुरू होनी थी। आज भी इनका यही रूटीन रहा। दिन भी अपने अपने काम निपटाए गए। नहयान फोरेंसिक लैब में डकैती केस के ऑटोप्सी सैंपल्स की जांच करके रिपोर्ट बनाती रही और जियाल दिन में लेक्चर और दोपहर को पीडी करता रहा। मुकर्रर वक्त पर नहयान हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी रूम जा पहुंची। इसने लाइट ग्रीन फुलदार डिजाइनर ड्रेस पहना था। दुपट्टा कंधे पर और कंधों से नीचे जाते सियाह बाल खुले रखे। जियाल आज जीन्स और चेक शर्ट में मलबूस था। बाल और शेव नफासत से बनाए रोजमर्रा की तरह माकूल मोतबर तमाम तर वजही शख्सियात लिए फिजियोथेरेपी रूम में मौजूद था। कमरे की खामोशी आज कुछ ज्यादा थी। इसी का दर्जा भी बड़ा हुआ था। नहयान खुश इखलाकी से इसके सामने चेयर पर बैठी। तिब्बी कवानीन को बजा लाने इसने स्टाफ रूम से लेडी डॉक्टर को बुलवाया। आज वो डॉक्टर कमरे में तो आ गई मगर टेबल के साथ खड़ी रही। सेशन का आगाज जियाल ने ही किया। नहयान दोनों हाथ टेबल पर रखकर आगे को हुई। आज हाथ पहले से बेहतर लग रहे। जियाल ने माहौल की खामोशी को तोड़ा। यह जुमला सादा था मगर नहयान ने महसूस किया कि आवाज में पेशावराना संजीदगी के साथ हल्की सी नरमी भी थी। शायद वो इसकी बेचैनी कम करना चाह रहा था। जियाल ने आहिस्ता से कलम की मदद से एक एक उंगली की अकड़न जांची। अब मुट्ठी बनाएं, बिल्कुल ऐसे। वो साथ साथ अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दिखा रहा था। नहयान उसे फॉलो करने लगी। एहसासात नॉर्मल थे। दोनों के दरमियान में इसका फासला था और लेडी डॉक्टर की मौजूदगी भी खलल का बाइस थी। अगर तकलीफ हो तो बताना। लहजा फिक्रमंद हुआ। इसने पलकें उठा उसे देखा। भूरी आंखें और हेजल ग्रीन आंखें आपस में मिली। नहयान ने सर अस्बात में हिलाया। 1 मिनट तक ये वर्जिश फॉलो करने के बाद जियाल ने एक नर्म रबर बॉल पकड़ाया। रबर बॉल देते हुए दोनों की उंगलियां लम्हे भर के लिए टकराईं, मुख्तसर और गैर इरादी तौर पर। फिर फौरन से हाथ पीछे कर लिए। नहयान के रुखसार सुर्ख होने लगे। यकीनन इसके सामने बैठा मर्द मजबूत इखलाक का हामिल था। अब वो उसे रबर बॉल उंगलियों के दरमियान प्रेस करने की हिदायत दे रहा था। उसे ये वर्जिश 5 मिनट तक बारी बारी दोनों हाथों से करना था। अभी 2 मिनट हुआ था कि लेडी डॉक्टर का मोबाइल बजने लगा। इसने डॉक्टर सियाल को देखा तो इसने सर के खम से कॉल मौसूल करने की इजाजत दी। वो मोबाइल कॉल से लगाते कमरे से बाहर निकल गई। नहयान और सियाल गहरी खामोशी के जिद में आ गए। शुजात अंकल कैसे है? लंबी खामोशी के बाद वो खखारा। कोहनियां टेबल पर रखकर हाथ बाहम मिलाई। नजरें नहयान के हाथों पर रही। ठीक है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे। दिन भर गल्फ क्लब में पुराने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं। नहयान ने दिलजोई से जवाब दिया। उसे जियाल से बात करना अच्छा लगा। हम्मम मेरा सलाम कहना। जियाल ने एक नज़र उसे देखा और 5 मिनट पूरे होते रबर बॉल वापस ले ली। उंगलियों का फिर से हल्का सा मिस हुआ। इतनी देर में लेडी डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल कर वापस अंदर आ गई थी। अगले स्टेप की हिदायतें मिलते वो कल के जैसे उसके हाथों में रेड लाइट से हीट और वाइब्रेटर से लर्जिश देने लगी। आज के लिए बस इतना ही। ठंडे पानी से दूर रहना और कैल्शियम ज्यादा लेना। डॉक्टर सियाल प्रोफेशनल अंदाज में परहेज गिनवा कर जाने के लिए खड़ा हुआ। नयान के फिजियोथेरेपी का आखिरी स्टेप अभी पूरा नहीं हुआ था। वह चाहती थी कि जियाल तब तक उसके सामने रहे, लेकिन हर चीज इंसान के चाह के मुताबिक थोड़ी होती है। अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट विजिट में मिलते हैं। वो अलविदा लेते अपना बैग और मोबाइल उठाकर बाहर निकल गया। नयान उसे जाते देखती रही। दर्द की एक तेज लहर उठी थी। हाथों में नहीं, दिल में। इंसान को हमेशा मन चाहे की तलब रहती है। फिर दिल को जितना भी समझा लो पर उसे मन चाहा ही चाहिए होता है। नयान समझदार और दाना खातून थी, लेकिन दिल के मामले में जज्बात अक्ल पर भारी पड़ जाते थे। फिजियोथेरेपी कराकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। 8 बजे कर करीब वो वापस घर आई। बाबा लाउंज में ही उसके मुंतजिर नजर आए। आ गई बेटा, कैसा चल रहा है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट? कुछ फर्क आया? शुजात साहब ने उसे आते देखकर मुखातिब किया। बहुत अच्छा चल रहा है बाबा, डॉक्टर सियाल बहुत ख्याल रख रहे। वो बाबा के साथ बैठते उनके सीने पर सर रख गई। बहुत बाइखलाक और मेहनती बच्चा है। इतनी कम उम्र में इतनी इज्जत कमाई है। बहुत काबिल भी है अपने पेशे में। अल्लाह उसे मजीद कामयाबियां दे। बाबा ने जियाल की खुश इखलाकी याद करते हुए दुआ दी। आमीन। नहयान ने भी दुआ में अपना हिस्सा डाला और अपने कमरे की जानिब चली गई। मुलाकातों का सिलसिला बन गया। 3 सेशन इसी अंदाज होता रहा। उसके बाद नहयान सिर्फ फिजियोथेरेपी रूम तक ही महदूद न थी।
वो अपने फारिग औकात में जियाल के लेक्चर और ओपीडी टाइम पर भी अस्पताल आ जाया करती थी। इस बात में अब कोई शक नहीं रहा था कि नयान की दिलचस्पी मोहब्बत का रूप इख्तियार कर रही थी। उस दिन वो आखिरी सेशन के लिए ओपीडी टाइम पर आ गई। ब्लैक कुर्ते पाजामे में मलबूस, ऊपर अपना लैब कोट पहने फ्लैट सैंडल और बालों को पोनी टेल में जकड़े नयान पुरएतमाद डॉक्टर लग रही थी। जियाल के केबिन में रोशनी कम और खुनकी ज्यादा थी। लाइट ब्लू और वाइट पेंट की दीवारों पर इंसानी जिस्म से जुड़े खासकर दिल के खुसूसियात के कई बैनर्स लगे थे। बाएं जानिब दीवार के शेल्फ पर दिल के अशकाल की कई डमीज रखी हुई थी और वस्ती दीवार पर उसके असनाद और मेडल्स आवेजां थे। दाएं सिम दीवार की खिड़की के आगे उसका वर्किंग टेबल और नशिस्तें मौजूद थी। दरवाजे के साथ मरीज का मुआयना करने बेड और पर्दे का एहतमाम भी था। नहयान एक एक करके रूम का जायजा लेती चेयर पर बैठी। इस दौरान करीबन 20 मिनट बीत गए। सॉरी नहयान, एक इमरजेंसी केस था। जियाल जोशीले अंदाज में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नयान चौंक कर पीछे मुड़ी। उसके चौंक कर मुड़ने पर उसकी पोनी टेल सरक कर कंधे पर फैल गई। जियाल एक सेकंड के लिए रुक गया। दिल के अंदर कुछ था जो लहर के मानिंद किनारे तक आकर वापस समुंदर की गहराइयों में डूब गया। फौरन से पेशतर खुद को कंपोज करके अपनी सीट पर आन बैठा। शहादत की उंगली से 1 मिनट का इशारा करके उसने साथी डॉक्टर फहाम को कॉल मिलाई और उस इमरजेंसी केस के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगा। नयान कोहनी टेबल पर टिकाए हथेली पर ठोड़ी रखे उसे देख रही थी। उससे मुलाकात खत्म करने की कोई जल्दी न थी। अपने लैब से वो हाफ डे लेकर आई थी। अभी वो कॉल प्रॉमिस रूफ था कि केबिन का दरवाजा खुला। सर, वो पेशेंट फिर से क्रिटिकल हो गया है। एक नर्स ने अंदर झांक कर तेजी से आगाह किया। नर्स के घबराए तासुरात देखकर तो एक पल को नहयान भी परेशान हो गई। जियाल कॉल काटकर मोबाइल फोन वहीं मेज पर रखते नर्स के पीछे लपका। नहयान कमरे में अकेली रह गई। जियाल की धीमी महक अब भी कमरे में मौजूद थी। उसकी खुशबू से सरशार होते हुए चेयर से उठी और घूमकर जियाल की सीट पर आ गई। इंतजार की घड़ियां सख्त थी मगर उसे मंजूर थी। हल्के हल्के अंदाज में उसकी रोलिंग चेयर झुलाते खला में देख रही थी कि अचानक सियाल का मोबाइल बजा। यह लो, मरीज के चक्कर में मोबाइल तो यहीं भूल गए। नयान उसके प्रोफेशनल अंदाज पर फखरिया मुस्कुराते आगे को हुई, लेकिन उसकी मुस्कान बरकरार ना रह सकी। सियाल के मोबाइल स्क्रीन पर वाइफ कॉलिंग के हरूफ जल बुझ रहे थे। एकदम उस खूबसूरत और पुरतयूश कमरे में नयान को घुटन सी महसूस हुई। ख्यालों की दुनिया छन करके टूटी। जज्बाती तौर पर वो लम्हा उसके लिए बेहद गिरां गुजर रहा। पहले पहल तो उसे यकीन ना आया। दिल ने चाहा वो कोई प्रैंक कॉल हो। जब हकीकत वाजे होती है तो आंखों से आंसू फौरन नहीं आते। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सांस चल रही होती है मगर दिल रुक चुका होता है। फिर जब एक वक्ती ना आया तो सबसे पहले खुद पर गुस्सा आया। कैसे बिना सोचे समझे, बिना तफ्तीश किए वो उसे दिल दे बैठी। इतनी माहिर फोरेंसिक डॉक्टर होकर वो ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर बैठी। ये जख्म सिर्फ मोहब्बत का नहीं था बल्कि अपने आप पर से एतमाद के उठने का भी। अचानक नहयान को अपना सर चकराता महसूस हुआ। वो अपना बैग कंधे पर डालकर तेजी से कमरे से बाहर निकली और लिफ्ट के जानिब भागी। जियाल के आने से पहले वो वहां से गायब हो जाना चाहती थी। मनपसंद शख्स की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है मगर वही मनपसंद शख्स जब किसी और को पूरा मैसर हो तो वो लम्हा मौत के मुतरादिफ बन जाता है। 10 मिनट बाद जब जियाल वापस आया तो उसका केबिन खाली था। नयान जा चुकी थी। उसने टेबल के करीब आकर अपना मोबाइल उठाया। बीवी का मिस्ड कॉल देखा, लेकिन पहले नयान को कॉल मिलाई। जियाल को उसे इतना इंतजार करवाने पर अफसोस हो रहा था और वो माजरत करना चाहता था, लेकिन नयान ने फिलहाल तन्हाई का साथ चुना। अपनी गलती तस्लीम करने उसे वक्त चाहिए था। नयान बेवक्त घर आ गई। बाबा तो हस्बे मामूल गल्फ क्लब में थे। अम्मी शायद शॉपिंग करने गई थी। उसके दिल की तरह घर भी खाली था। बेदम कदमों से चलते वो अपने बेडरूम के अंदर आई। 6 महीनों की एक तरफा मोहब्बत 6 सेकंड्स में बिखर गई थी। बेड किनारे बैठकर वो अपने हाथों को देखने लगी। उंगलियों की तकलीफ तो खत्म थी मगर दिल में टेस उठ रही थी। नहीं, वो किसी का शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करेगी। वो इतनी खुद गर्ज नहीं है। उसने सर हाथों में गिराकर सोचा, रोई अब भी नहीं। दिल टूटा भी तो अपने ही हाथों था। चंद लंबे लंबे सांस लेकर उसने खुद ही अपना दिल मारकर जियाल की जिंदगी से निकलने का फैसला किया। कभी कभी गलत राह से खामोशी के साथ पलटना ही बेहतर होता है। इंसान मुस्तकिल दर्द से बच जाता है। अगले रोज की सुबह मामूल के जैसे हुई। वही आफताब, वही नीला आसमान, वही रूटीन की जिंदगी, सब वैसा ही था। फिर भी नहयान के लिए बहुत कुछ बदल गया था। वो मुकर्ररा वक्त पर लैब आ गई। अपना लैब कोट और ग्लव्स पहने और अपने कामों में जुट गई। वो इतनी कमजोर नहीं थी कि एक मर्द के लिए अपनी जिंदगी रोक ले। इश्क का रोग सर चढ़ाकर बैठ जाए। मोहब्बत कमजोर एहसास नहीं है और ना किसी को कमजोर करती है, बशर्ते कि गलत इंसान से ना हो। ना नहयान गलत थी और न जियाल, सिर्फ वो मौका गलत था। उस दिन के बाद नहयान फिजियोथेरेपी के लिए नहीं गई, न जियाल के किसी मैसेज और कॉल का जवाब दिया। खामोशी से दिल में जगह बनी थी। उसी खामोशी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उस दिन लैब में नई बॉडीज आई थी। दिन भर मसरूफ रहकर वो जुहर के वक्त ब्रेक लेकर पोस्टमार्टम रूम से बाहर आई तो वो सियाल को वेटिंग रूम में अपना मुंतजिर पाया। नयान ठिठक गई। मोहब्बत होना जितना आसान है उसे भुलाना उतना ही मुश्किल। सियाल को देखकर उसे झिझक रही थी।
लैब से वेटिंग रूम तक एक शीशे का कॉरिडोर था। नयान को आते देखकर जियाल खड़ा हो गया। मामूल के बरअक्स वो सफ़ेद कमीज शलवार और ब्लैक वेस्ट कोट में मलबूस बाल माथे पर आए हुए थे। आंखों में वही एतमाद और लबों पर शफीक सी मुस्कान सजी थी। उस वक्त वो कॉरिडोर तवील से तवील तर होता गया। नयान खुद को कंपोज करते वेटिंग रूम में दर आई। रस्मी अलेक सलेक के बाद जियाल गिला मंद हुआ। क्या हुआ? सब ठीक है? उसने नयान की हेजल ग्रीन आंखों में देखा। हाँ, सब ठीक है, नयान ने मुसर्रत भरे लहजे में कहते शाने उचकाए और सोफे पर जा बैठी। अच्छा, वो आप 2 हफ्ते से सेशन के लिए नहीं आई, ना मेरे कॉल्स अटेंड कर रही हो। जियाल बगौर उसका चेहरा देखते उसके मुकाबिल सोफे पर बैठा। जी वाह, कुछ ज़रूरी केसेस में मसरूफ थी, नयान ने बहाना बनाया। उसे देखने से कतराते वो अपने हाथों को देखती रही। हाथों में अब भी तकलीफ है? जियाल ने तअज्जुब से आबरू मिलाए पूछा। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। उसका रंग फक हो गया। काम तो होते रहेंगे, पर नयान, आखिरी 2 सेशन रहते हैं, वो पूरा कर लेते, वरना शुजात अंकल परेशान होते रहेंगे। खुद की सेहत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसने इस्तेहकाक से समझाया। नयान ने सर उठा कर देखा, उसी को देख रहा था। कुछ लम्हों के लिए वो फ्रीज हो गई। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते वो इनकार नहीं कर पाई। फिजियोथेरेपी में काम आने वाले आलात का मुतरादिफ सामान वहीं लैब में मौजूद था, तो आज का सेशन उसने वहीं लैब में कराने की तजवीज़ दी। नयान मान गई। इलेक्ट्रिक हीटर, वाइब्रेशन मशीन और रबर बॉल के बजाय वाटर बैलून का इस्तेमाल हुआ। वेटिंग रूम में दोनों साथ साथ बड़े सोफे पर बैठे थे। जियाल उसकी आहिस्ता से फिंगर्स बंद करते फिर आहिस्ता से खुलते मुआयना करने लगा। उसका लम्स फिर से नयान की धड़कन बढ़ा रहा था। जियाल, आप मैरिड हो? उसने तायद चाही। उसका सवाल गैर मुतवक्के था। जियाल रुक गया, हैरत से नयान को देखा और फिर से वर्जिश करवाने लगा। हम्मम, उसने सर को जंबिश देते तायद की। दिल का दर्द उंगलियों तक सरायत कर गया। कब हुई? दूसरा सवाल ट्रांस की कैफियत में हुआ। 2 साल हो गए हैं, उसने सरसरी सा जवाब दिया। लव मैरिज है? नयान को समझ न आया कि वो तो उससे दस्तबरदार हो गई, फिर उसके शादीशुदा लाइफ में दिलचस्पी क्यों ले रही है। जियाल ने जवाब देने के बजाय उसे देखा। वो मुबहम हो गई। वो, एक्चुअली आपने कभी बताया नहीं, और मैरिड लगते भी नहीं हो तो। नयान ने मुखफिफ होते रुख मोड़ लिया। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखकर चलता हूँ। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता। जियाल का लहजा कदरे सख्त हुआ। नयान खामोश हो गई। उसके जवाब से वो ये समझ गई कि जियाल अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है, उसके लिए बहुत हसास है, इसलिए उसके मुतल्लिक किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता। सेशन मुकम्मल हुआ। जियाल मुस्कुरा कर जाने के उठा। नयान ने बिना चाय पिए जाने नहीं दिया। उसके इसरार पर उसने वापस नशिस्त संभाली। स्टाफ बाय को 2 चाय और कुछ स्नैक्स लाने की हिदायतें दिए। मोहब्बत को दबाकर नयान ने हम वजीफ़ा और दोस्ती के रिश्ते को तरजीह दी। चाय के दौरान भी नयान ही गोया रही, कैसे वो बाबा के साथ एक मिशन पर गई थी और दहशतगर्दों के हमले में उसे गोली लग गई थी। ओके, अब मैं चलता हूँ। जियाल चाय का कप रखते उठा। डॉक्टर जियाल, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट? उसने खुशी से टोका। नेक्स्ट मंडे, उसने वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया। और टाइम? उसने सदा लगाई। जब आपका दिल करे। गुड बाय। वो शाने उचकाते जवाबी सदा लगाकर निकल गया। नयान वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। आसमान की जर्दी नीलाहट ओढ़े छा गई। मुल्क भर में मौसम सरमा का आगाज हो चला था। कराची का मौसम भी शाम के वक्त ठंडा महसूस होता। नयान घर आई तो बाबा लाउंज में बैठे टीवी पर कोई सियासी टॉक शो देख रहे थे। नयान, सेशन खत्म हो गए तुम्हारे? बाबा ने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी की आवाज हल्की कर दी। नहीं बाबा, लास्ट सेशन रहता है। नयान थकान से चूर उनके पास आकर बैठी। सोच रहा हूँ डॉक्टर जियाल को खाने पर बुलाया जाए, इतना ख्याल रखा है तुम्हारा, और जरा मुझे भी उसका अगला पिछला तो पता चले। बाबा ने सोचते हुए अपने लफ्ज़ों को तरतीब दिया। उनके कंधे पर सर रखे ही नयान ने सर उठाकर उन्हें देखा। बाबा की नज़रें टीवी पर मरकूज रही। क्या बाबा उसकी पसंदगी जांच गए हैं या आज खुद उन्हें जियाल अच्छा लगा है? वो तय न कर पाई। बाबा, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उसने मध्यम आवाज में कहा। लहजा शिकस्ता था। बाबा ने बेयकीनी से उसे देखा, पर अब वो नज़रें टीवी स्क्रीन पर मरकूज कर गई थी। पता है, नसीब इंसान के हाथ में नहीं होता। नसीब तो अल्लाह लिखते जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके दरबार से मायूस नहीं होते। अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने तुम्हारा नसीब जरूर बेहतरीन लिखा है। बाबा ने उसके गिर्द बाजू हमाइल कर दिया। नयान ने सर को खम दिया। बाबा ने टीवी का वॉल्यूम वापस बढ़ा दिया। अब दोनों पुलिस बाप बेटी के बीच मौजूद गुफ्तगू बदल गई थी। एक हफ्ता देखते ही देखते गुजर गया। मंडे के दिन मौसम सरमा की खुशगवार धूप निकली हुई थी। हर्जी नफ्स अपने रिस्क के हुसूल में मशगूल हो गया था। नयान ने छुट्टी ली थी और दिन के वक्त ही अस्पताल आ गई थी। बकिया औकात से हटकर वो जीन्स और फ्लोरल कुर्ते के साथ फ्लैट सैंडल में तैयार हुई। बालों की चोटी कर रखी थी, जिससे चंद लटे बाहर निकलकर चेहरे से गुस्ताखी करने लगते। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया हुआ था। जियाल का असिस्टेंट नयान से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे जियाल के केबिन में ले गया। पहला कदम रखते एक अलग एहसास हुआ। चंद हफ्ते कबल इसी कमरे में उस पर जियाल की शादी का इंकिशाफ हुआ था। उसका दिल टूटा था, ख्वाब बिखरा था। आज फिर वो इसी केबिन में मौजूद थी।
जियाल का हाउस जॉब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल क्लास खत्म होने में 10 मिनट बाकी थे। चूंकि साल का आखिर चल रहा था, इसलिए सुबह जियाल वहीं अपने लैपटॉप पर एनुअल रिपोर्ट्स बना रहा था और फिर लैपटॉप खुला छोड़े क्लास लेने गया था। मेज पर पड़े लैपटॉप की स्क्रीन अभी तक रोशन थी। नयान घूम कर आई और जियाल के चेयर पर बैठी स्क्रीन को एक नज़र देखा। वॉलपेपर उसकी अपनी तस्वीर थी। ग्लासेस लगाए क्लीन शेव टीनएजर जियाल किसी वाटरफॉल के पास खड़ा नजर आ रहा था। स्क्रीन पर मौजूद फोल्डर्स के नाम पढ़ते एक फोल्डर पर वह रुक गई। पर्सनल इन्फो, जिप फोल्डर और ऐसा नाम। नहयान को तजस्सुस होने लगा, मगर किसी की ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल करने के आदाब उसे अच्छे से आते थे। घड़ी के टिक टिक के साथ वक्त गुजरता गया और नहयान का सब्र भी। बिलाखिर उसने क्लिक करके वो फोल्डर खोला। पर्सनल इन्फो फोल्डर के अंदर कई सारे और फोल्डर्स मिले। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, फैमिली, अस्पताल ओपनिंग, पहला अवार्ड, शादी। नयान ने सारे नाम तेजी से पढ़कर शादी का फोल्डर खोला। पहले मेहंदी, फिर बारात और फिर वलीमा। एक एक करके सारे फंक्शंस के तस्वीर खुलते गए। दुल्हन बनी उस नाजुक दोशीज़ा पर हर फंक्शन का अपना ही रूप आया था। मिस्टर और मिसेस सियाल को देखकर नयान के लबों पर नफीस सी मुस्कुराहट रेंग गई। वो दोनों वाकई एक दूसरे को मुकम्मल कपल बना रहे थे। 10 मिनट बीत गए। सियाल क्लास के नोट्स जमा किए केबिन में आया। नयान को अपनी जगह बैठे देखकर उसकी रफ्तार कम हो गई, पर उसे यूं मुजस्मा बने अपने लैपटॉप पर नजरें जमाए देखकर उसके आबरू मिल गए। नयान, उसने मुखातिब किया। नयान चौंक सोचों की दुनिया से लौट आई। क्या कर रही हो? वो असाइनमेंट्स टेबल पर रखकर मुहतात अंदाज में घूमकर उस पार गया। वो लैपटॉप खुला था और ये फोल्डर मिल गया तो पिक्स देख रही थी। आपकी वाइफ बहुत प्यारी है माशाअल्लाह। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। साथ में नयान अब तक इन तस्वीरों के शहर में थी। इन दोनों की जोड़ी को सराहे बगैर न रह सकी। वहीं जियाल तैश में आ गया। उसने जोर से लैपटॉप बंद किया। इससे पूछकर तुम मेरी पर्सनल चीज़ों को देख रही हो? वो घुर्राया। मैंने बताया था ना, मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना पसंद नहीं है। आवाज़ ऊंची हो गई। नयान को पहली दफ़ा सांस रुकती महसूस हुई। मैंने आपको बाकी पेशेंट्स से अलग रखा, थोड़ी ज़्यादा अहमियत दे दी, कुछ नरमी से बोल लिया तो आप ऐसा फ़ायदा उठाने लगी। जियाल रसानियत से बोला। मुझे लगा हम दोस्त। नयान के अल्फाज पूरे नहीं हो पाए। दोस्त? जियाल मानो हैरान हुआ। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि आप मेरी दोस्त हो? सवालिया नज़रों से देखा। नयान ने पुरनम आंखें झुका ली। मैंने जो भी किया शुजात अंकल के रिक्वेस्ट पर किया, क्योंकि मैं उस बाप को एक मर्तबा टूटते देख चुका हूँ। आपके सर्जरी के दिन उनकी जो हालत थी वो मैं आज भी नहीं भूला। इसलिए मैं नहीं चाहता था उन्हें इस उम्र में इकलौती बेटी की वजह से मजीद तकलीफें मिले। जियाल ने हाथ उठाकर उसके सारे गुमान मलियामेट कर दिए। नयान खामोश खड़ी लब काटती रही। मेरे और आपके दरमियान सिर्फ डॉक्टर और मरीज का रिश्ता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। एक एक लफ्ज़ वाज़े अंदाज में बोलते उसने बहस का इख्तिताम किया। आई एम सॉरी, नयान ने गुलूगीर आवाज़ में कहा और उसके साइड से गुजर कर केबिन से बाहर निकल गई। चट! जियाल ने पहले चेहरे पर हाथ फेरा और फिर मसा करने के अंदाज में सर पर। एहसास नदामत होते देर न लगी। उसे पुकारते वो कमरे से बाहर आया, पर कॉरिडोर खाली था। कदम लिफ्ट के सिमत बढ़े तो दोनों लिफ्ट बंद मिले। वक्त हाथ से न निकल जाए इसलिए तेजी से सीढ़ियों का रुख किया। एक साथ दो दो सीढ़ियां फलांग कर नीचे उतरते वो अस्पताल के लॉबी में आया। नयान वहां भी न मिली। अगला रुख बाहर का किया। एंट्रेंस और फिर राहदारी, हर सिमत तेज तेज नजर दौड़ाते एक कोने में उसे वह दिख गई। नयान रुको! जियाल भागते हुए उसके पास गया और उसका बाजू थाम कर रोका। नयान ने अपना बाजू छुड़ाकर रुख फेर लिया। वो अपने भीगे रुखसार उसे नहीं दिखाना चाहती थी। दिल टूटने का इतना गम नहीं हुआ था जितना आज जियाल के झिड़कने पर हो रहा था। आज वो रोई थी। उसके आंसू बेइख्तियार निकलकर चेहरे पर बह रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसका लहजा नर्म पड़ गया था। नहीं डॉक्टर सियाल, गलती आपकी नहीं मेरी है। नयान ने आंसू पोंछे और मुड़कर उसे देखा। मैं बिना सोचे समझे, बिना आपका बैकग्राउंड जाने आपसे प्यार कर बैठी। एतराफ़ करना ज़रूरी हो गया था। सियाल की हैरत से आंखें बड़ी हो गई। बहुत रोका, बहुत टोका खुद को। मैं अपने आप को बहुत मजबूत समझती थी, लेकिन दिल के मामले में कमज़ोर निकली। वो अपने आप पर हंस पड़ी। जियाल ने लब भींच लिए। वो क्या जवाब दे उसे समझ न आया। फिर एक दिन आपकी शादी का मालूम पड़ा। वह दिन मुझ पर बहुत गिरां गुजरा। मैं मुश्किल से मुश्किल केस भी पल में सुलझा लेती हूँ, लेकिन दिल को समझाने में बहुत वक्त लगा। खामोशी से किनारा कशी कर ली। वह एक एक करके अपनी कैफियत बता रही थी और जियाल तवज्जो से सुन रहा था। आपकी यादों से निकल ही रही थी कि आप फिर सामने आ गए। मैं दोहरी कैफियत में फंस गई। मैंने आपसे मोहब्बत ज़रूर की, लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी का साया नहीं बनना चाहती। मैं कभी आपकी मैरिड लाइफ का कांटा नहीं बन सकती। फिर सोचा, मोहब्बत न सही, एक हमदर्द, एक दोस्त तो बन सकती हूँ। आपकी वाइफ से भी दोस्ती कर लूँगी। आंखों के प्याले फिर से भर आए, लेकिन आज आपने उससे भी इनकार कर दिया, तो अब मेरी रुकने का जजिया ही नहीं बनता। लंबा सांस लेकर खुद को कंपोज किया। मैं आपकी ज़िंदगी से एक मुसाफिर की तरह जा रही हूँ डॉक्टर सियाल। जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, मुझे अपने करीब पाओगे।
آپ نے میری زندگی بچا کر مجھ پر ایک احسان کیا ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گی، لیکن اب میں آپ کے دروازے پر دستک نہیں دوں گی۔ میں آپ کو اپنے پوچھنے سے بھی آزاد کر رہی ہوں۔ آپ کو بابا کے پریشر میں آ کر مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے میرے اور آپ کے راستے الگ ہوئے، نہ محبت نہ دوست، انجان بن کر ملے تھے، انجان ہی لوٹ رہی ہوں، بائے۔ اس نے آخری جملے کہے اور جانے لگی۔ زیال نے کچھ کہنا چاہا، نہیں ڈاکٹر سیال، مجھے روکنا مت، کیونکہ آپ اس کا حق نہیں رکھتے۔ جاتے جاتے پلٹ کر وارننگ دی اور آخری نظر اسے دیکھ کر چلی گئی۔ زیال نے بھی قدم پیچھے لے لیے، دونوں کی چال میں پچھتاوا اور ملال نہیں تھا، دونوں نے اپنے اپنے راستے چن لیے تھے۔ آخری گڈ بائے دراصل اپنی عزت نفس سے پہلی ملاقات تھی۔ جاری ہے ناول ندامت پارٹ 2 پلوشا صافی قسط نمبر 8 ڈنٹ کاپی وداؤٹ پرمیشن۔ حال نیان شوزات لگاری بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک بوٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے اکیڈمی کے شوٹنگ روم میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے لائن کے پار 3 فوم کے پتلے لین میں کھڑے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں گن پکڑ رکھی تھی، آنکھوں پر زرد شیڈ کے گلاسز اور کانوں پر پہلے سے ایئر پروٹیکشن ہیڈ فون لگائے ہوئے، بازو سیدھے کیے اور ایک آنکھ بند کر کے نشانہ باندھا۔ نیان، کیا آپ کو لگتا ہے زیال کسی کو مار سکتا ہے، خاص کر اپنی بیوی کو؟ وکیل صاحبہ کی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ پہلے پتلے کو ٹارگٹ پوائنٹ پر فائر کیا۔ اسے آپ کی ضرورت ہے، صرف آپ سے ہی امید ہے، بہت آس سے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وکیل صاحبہ کا دوسرا جملہ یاد آیا۔ دوسرے پتلے کو 2 فائر مارے گئے۔ خود پر مصیبت آئے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، مگر جسے دل سے چاہا ہو اسے مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ وکیل صاحبہ نے اس کی دکھتی رگ پہ وار کیا۔ تیسرے پتلے کے تینوں دائروں پر ایک ایک فائر کیا۔ آٹومیٹک مشین اب ان پتلوں کو پیچھے کر کے نئے پتلے آگے لا رہی تھی۔ نیان نے چھوٹی گن میز پر رکھی اور بڑا ہتھیار اٹھایا۔ دل آمادہ تھا، ذہن نہیں، مگر دل کے آگے ذہن کب تک ٹک پاتا ہے؟ یہ میرا کارڈ ہے، اگر آپ زیال کو بچانے پر آمادہ ہو گئی تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ وکیل صاحبہ کا تیسرا اور آخری فقرہ یاد آیا۔ نئے پتلے آگے آ گئے۔ اس راؤنڈ میں پتلوں پر انسانی جسم کے اعضاء نقش تھے۔ نیان پہلے پتلے کے آگے آئی اور سر کا نشانہ لیا۔ فائر کے ساتھ پتلے کے دماغ میں سوراخ ہو گیا، اس کے ذہن کا ایک حصہ تھم گیا۔ دوسرے کے سامنے گئی اور پھر سے سر کا نشانہ لیا۔ اب کی بار 3 فائر ہوئے۔ پتلے کی نہ صرف کھوپڑی پھٹی بلکہ فوم بہنا شروع ہو گیا۔ نیان کا دماغ ماضی کے اوراق ٹٹولنا بند ہو گیا۔ تیسرے پتلے کا پہلے سر پھاڑا گیا اور پھر دل بھی۔ خالی ہتھیار میز پر رکھ کر وہ مڑی، ہیڈ فونز اور گلاسز اتارے، پھر جانے کو مڑ گئی۔ نیان فیصلہ کر چکی تھی، اسے نہ دماغ کی سننی تھی نہ دل، اسے صرف حقیقت کا ساتھ دینا تھا۔ اگر تو زیال بے قصور ہوا تو اس کا احسان اتر جائے گا، اور اگر تو وہ گناہ گار ہوا تو وہ اسے سزا ضرور دلائے گی۔ 1 مہینے بعد بٹ ہاؤس میں سوگ قدرے کم تھا۔ گھر کے لان میں دسمبر کی دھوپ ہلکی ہلکی پگھل رہی تھی۔ پاپا اور ہمدان چاچو آفس گئے ہوئے تھے، ممی کمرے میں تھی، میشائم اور اریبہ چاچی کچن میں، دادا دادی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے نظر آئیں۔ سمر جینز پر وائٹ ٹی شرٹ اور ڈینم جیکٹ پہنے، برانڈڈ سنیکرز اور واچ پہن کر حشاش بشاش تیار کمرے سے باہر آیا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور گلے کی سلور چین چمک رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر میشائم نے مخاطب کیا، سمر، یونی سے میرے لیے نوٹس لا دینا۔ اس نے کچن کے دریچے سے سر نکل کر صدا لگائی، پر تم یونی کیوں نہیں جا رہی؟ سمر نے واپس کچن تک آ کر جواب دیا، کیسے جاؤں، گھر میں اتنی بڑی پرابلم چل رہی ہے۔ وہ منہ بنائے اس کے سامنے آئی، ملٹی کلر کھدر کی گرم ڈریس میں ملبوس، لمبے بال ڈھیلی چوٹی میں باندھے جس سے چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ کسی بھی میک اپ سے چہرہ صبح کی تازہ کرن جیسے چمک رہا تھا، البتہ براؤن آنکھیں اداس تھی اور لب غمگین تھے۔ مشی، یہ پرابلم خود کو 4 دیواری میں بند کر کے حل تو نہیں ہوگا؟ پتہ ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب حالات ہم سے زیادہ طاقتور لگتے ہیں۔ بھائی نے گہری سانس لی، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر یہ بھی یاد رکھو، بھائی کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، حالات ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں، اور ہمت اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر دشمن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس نے نرمی سے سمجھایا، پر ڈر لگتا ہے، ہر طرف باتیں، ہر طرف رکاوٹیں۔ کسی نے زیال بھیاں کا پوچھا تو میشائم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، تو تم وہی کہنا جو ہم سب ملکی سطح پر کہہ رہے ہیں، یہی کہ زیال بھیاں بے گناہ ہے۔ سمر نے شانے اچکاتے حل بتایا، دیکھو اگر تم آج دنیا کے سامنے نہیں گئی تو کل جانا اور مشکل ہو جائے گا۔ لوگ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے، ہمیں لوگوں کے باتوں سے خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی نہیں روکنی چاہیے، اور یاد رکھو تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، خاموشی سے مگر مضبوطی سے۔ سمر نے اس کا بازو تھپ پایا، میشائم مسکرا دی، اسے نئی انرجی مل گئی تھی۔ اور رہی بات ابھی کے بھائیوں کی، سمر کی آنکھوں میں سختی در آئی، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ اس کی نفرت لفظوں میں بھی ظاہر تھی۔ سچ کا راستہ لمبا ضرور ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، یو ڈونٹ وری۔ سمر نے دوبارہ میشائم کو دیکھا اور پلٹ کر لاؤنج کراس کر کے پورچ میں نکل گیا۔ میشائم کوئی رد عمل نہ دے پائی، ایک سایہ سا آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کچھ یادیں وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عشق تھا جس کا کوئی انجام نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں۔
अब भी कभी कोई खुशबू, कोई जुमला, कोई शाम उसे इस याद की तरफ वापस ले जाती। वक्त गुजरा गया, जिंदगियां बदलती गई, रास्ते अलग हो गए, मगर अब दर्द नहीं होता, बस एक हल्की सी उदासी जो कहती है वो इश्क लाहासिल था मगर बेकार नहीं था। कुछ इश्क जिंदगी नहीं बनते मगर जिंदगी को समझना जरूर सिखा देते हैं। मीशाइम जख्मी मुस्कुराकर सर झटकते वापस किचन के अंदर चली गई। माजी सिर्फ तकलीफों का सहरा था और मुस्तकबिल बहार की नवीद। उसकी जिंदगी किस सिमत जा रही थी उस पता न था। जेल की राहदारी एक सी लगती थी, हमेशा तवील और ठंडी। जियाल सफेद कुर्ते पाजामे में मलबूस लोहे के सलाखों के पीछे फर्श पर बैठा था। बाल कदरे बढ़कर कानों के पीछे कर रखे थे, जबकि शेव का स्टाइल पुराना था। आंखों में वही जिद और लबों पर वही खामोशी थी। सलाखदार दरवाजा खुला और डिफेंस लॉयर अंदर दाखिल हुई। हवलदार दरवाजा वापस बंद करके कदरे पीछे हो गया। जियाल में कोई हरकत न हुई, वो साकिन रहा। वकील साहिबा सफेद कमीज शलवार और ब्लैक कोट जेब तन के बालों को हाफ कैचर में बांधे, कानों में पल के टॉप्स पहने हुए थी, जो सफेद दुपट्टे की आड़ से कभी कभी झांक कर सामने बैठे वजूद को देखते फिर छुप जाते। आज वो अकेले आई थी। समर जियाल का अस्पताल संभाल रहा था। पिछले सेशन में एडवोकेट वली खान ने कहा, आप अपनी वाइफ पर हाथ उठाते थे। बिना तमहीद बांधे सवाल हुआ, पर मुझे आपने जो बयान दिया उसमें यह हकीकत शामिल नहीं थी। वो सवाल मुकम्मल करके रुक गई। नजरें उसके हरकत और कान उसके जवाब पर मरकूज थे। क्योंकि इस बात में कोई हकीकत है ही नहीं। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। लफ्ज़ी लड़ाई होती थी मगर तशद्दुद कभी नहीं। उसकी तकलीफ आवाज़ से छलक रही थी। वली खान के जुमले याद करके वो कर्ब में मुब्तला होने लगा। लफ्ज़ी लड़ाई की वजह। वो आंखें छोटी की उसे देख रही थी। जियाल ने सर उठाया, एक नज़र उसे देखा। चेहरे पर से नजरें पल टॉप्स पर गई। माजी की लहर दिल से उठकर समातों तक आई। उसकी खिलखिलाती हंसी जो सियाल को अपने शहर में जकड़ लेती थी। उसका शर्माना सर झुकाना, हवा से उड़ते बाल, एक एक अदा याद आने लगी। मिस्टर जियाल, वकील साहिबा दुरस्ती से कनकारी। जियाल ख्यालों से बाहर आया और तेजी से रुख मोड़ लिया। वकील साहिबा भी दूसरे सिम देख रही थी। पता है, मुझे जिंदगी में किसी चीज से वाकई नफरत है तो वो अब अपनी वजाहत देना है, अपनी सफाई देना, अपनी नीयत की शफाफियत बयान करना है, खासकर जब किसी को कभी मेरे लफ्जों पर यकीन न हो। जियाल ने हाथ उठा ली। चेहरे पर थकन से आसार नुमाया हुए। दुनिया से वो गई है, लेकिन जिंदा दरगोर मुझे कर गई है। जब टूटने लगा, उसने चेहरा घुटनों में गिरा दिया। वकील साहिबा खामोश रही। आप जानते हैं ये केस कितना संजीदा है। मुझे आपको बेगुनाह साबित करने और सबूत चाहिए। वो चल कर करीब आई, दो जानू होकर बैठी और सियाल के बाजू पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ, मैं अच्छा शौहर नहीं था। अक्सर उसे झिड़क दिया करता, इग्नोर करता, बेइतनाई बरता, पर मैं जालिम भी नहीं था। मैं उस पर कभी जुल्म नहीं कर सकता था। मुझे जितनी हकीकत मालूम थी मैं आपको बता चुका हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने यकसुई से कहा, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वकील साहिबा उसका बयान हिफ्स करती उठी और सेल से बाहर आ गई। फाइल खोलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते वो बहुत उलझी हुई थी। अब उसे सिर्फ नयान से उम्मीद थी। वहीं सेल के अंदर खामोश बैठा जियाल फिर से माजी के समंदर में डूब गया। यादें और आदतें मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी यादें असीर बनकर जियाल को तोड़ रही थी। अमाज़ीब मेलबर्न सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक मिजाज था। सुबह यहाँ कॉफ़ी की खुशबू से जागती और शाम यारा रिवर के किनारे खामोशी से सांस लेती। यहाँ इमारतें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी थी, यहाँ कहानियाँ शीशे और पत्थर के बीच पलती थी। फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन वक्त की धड़कन था, जहाँ लोग मिलते बिछड़ते और वादे अधूरे रह जाते थे। ट्राम की घंटी हर रोज किसी नई शुरुआत का ऐलान करती और कभी किसी याद को छेड़ देती। शहर जो हर एक को कबूल करता है। मेलबर्न किसी से यह नहीं पूछता था, तुम कहाँ से आए हो, बस ये देखता था, तुम कौन बनना चाहते हो। यहाँ किसी के लहजे में एशिया बोलता था, किसी की आंखों में यूरोप झलकता था, और फिर भी ये सब मेलबर्न ही था। रात को ये शहर और भी सच्चा हो जाता। लेनवेज में मध्यम रोशनी, गलियों में स्ट्रीट म्यूजिक और कैफे में अधूरी गुफ्तगू। ये वो शहर था जो तन्हाई को तन्हा नहीं रहने देता। एक खामोश वादा। मेलबर्न हर आने वाले से एक खामोश वादा करता है, अगर तुम हिम्मत रखो तो मैं तुम्हें बदल दूंगा। ये शहर कुछ लोगों को मंजिल देता है और कुछ को खुद से मिलवाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न शहर के दिल में एक खामोश वकार के साथ खड़ी थी। सुर्ख ईंटों की दीवारें सदियों का इल्म अपने अंदर समेटे हुए थी। यहाँ क्लास रूम्स में सिर्फ लेक्चर नहीं होते थे, यहाँ नजरियात टकराते थे, सोच बदलती थी और शनाख्तें बनती थी। हर तालिबे इल्म एक ख्वाब था जो किसी मुल्क से निकलकर यहाँ आ ठहरा था। एलजना को यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एक माह हो चला था। वो जोर हॉस्टल से लेक्चर हॉल जाती, दिन भर क्लासेस लेती, कभी अपने कैंपस से मुतल्लिका लाइब्रेरी जाती और फिर कैफे आ जाती। एक माह से उसका एक बेंच मुतय्यन था। शाम होने तक वो खाते पीते नज़ारे करते वही बैठी होती और फिर अपने रूम में आ जाती। खाना पीना कम और पैदल गश्त ज्यादा करने से एक माह में ही उसका वजन काफी कम हो गया था। उस दिन मम्मा ने वीडियो कॉल पर भी यही शिकायत की, ज़ेनी ठीक से खाती नहीं हो क्या, मुंह इतना छोटा हो गया है तुम्हारा। राना ने वीडियो कॉल पर उसे देखते हुए पूछा, पढ़ाई ज्यादा सख्त है क्या।
दूसरा सवाल पापा के जानिब से हुआ। वो दोनों शाह पैलेस में साथ साथ सोफे पर बैठे उससे बात कर रहे थे। नहीं मम्मा, ठीक से खा रही हूँ। यहाँ के टीचिंग सिस्टम के साथ एडजस्ट भी हो गई हूँ पापा। बस यहाँ जगह दूर दूर हैं तो थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा होती है। उसने इत्मीनान देना चाहा। मम्मा और पापा उसके जवाबात से मुतमईन होने लगे। कुछ देर और रोज़मर्रा की गुफ्तगू करके कॉल काट दी और फिर से पार्क एरिया में देखने लगी। है इज़ द सीट टेकिंग। उसके सामने एक नस्वानी आवाज़ उभरी। एलिज़िना ने सर उठाकर देखा। पिछले 1 माह में ये पहला दिन था जब कोई उससे खुद बात करने आया। वो नहीं, बैठो। उसने खुश इखलाकी से उस सुर्ख व सफ़ेद सुनहरे बालों वाली लड़की को मुखातिब किया। वो ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेज़ लड़की मुस्कुराकर उसके सामने बैठी। मैं एम्मा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। मैं एल्जिना, पाकिस्तान से। उसने फ़ौरन उसका हाथ थामकर मुसाफा किया। एम्मा की आंखें चमक उठीं। ओह, मैंने पाकिस्तान के बारे में काफ़ी पढ़ा है। यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल तो नहीं हुई? उसने आगे होकर बैठते हुए उसे देखा। पहले कुछ दिन तो बहुत मुश्किल हुई, पर अब थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गई हूँ। एल्जिना ने भी उसी की तरह मेज़ पर हाथ रखकर जवाब दिया। तो अब तक कोई दोस्त नहीं बना? एम्मा हैरान हुई। एल्जिना ने लब भींचकर सर नफ़ी में हिलाया। ओ, चलो मैं अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में 2 और मुस्लिम गर्ल्स भी हैं, तुम्हें उनके साथ अच्छा लगेगा। एम्मा ने फ़ौरन ऑफ़र दिया। एल्जिना फ़ौरन मान गई। एम्मा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और अपने साथ ले गई। रॉयल परेड की खामोश सड़क पर वाक़े ग्रेंजर म्यूज़ियम की सुर्ख ईंटों वाली इमारत सुबह की धूप में किसी पुरानी कहानी की तरह खड़ी थी। एम्मा उसे साथ ले दरवाजे के सामने रुककर इमारत को गौर से देखने लगी, जैसे वह दीवारों में कैद सदियों की सरगोशियां सुनने की कोशिश कर रही हो। रॉयल परेड पर वाक़े ग्रेंजर म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी के पार्कविल कैंपस में वाक़ है और ये ऑस्ट्रेलिया का वाहिद ऐसा म्यूज़ियम है जो ख़ास तौर पर एक शख्सियत की खुद नविश्त पर मबनी तौर पर बनाया गया है। इसमें एक मुतनव्वे मजमूआ मौजूद है जिसमें 100 से ज़ायद अशिया शामिल हैं, जैसे कि तस्वीरें, मलबूसात, फ़न पारे, मौसीकी के नोट्स, स्कोर्स और साज़। ये तमाम अशिया पर्सी ग्रेंजर ने जमा की जो उनकी पूरी ज़िंदगी और पेशेवराना करियर पर मुहित है। ग्रेंजर एक गैर मामूली और मशहूर मूसीकार, तरतीब देने वाला, आरेंजर और पियानो नवाज था, जिसके करियर ने 20वीं सदी के इब्तिदाई बरसों में ब्रिटिश लोक संगीत में दिलचस्पी की बहाली में नुमायां किरदार अदा किया। यह जगह अजीब है, खूबसूरत भी और थोड़ी खौफनाक भी। एलिज़ा ने उस पुरानी इमारत को सर ऊपर करके देखा। कुछ फासले पर एम्मा के ग्रुप दोस्त भी थे, हुरीब, सारा और लुकास। सबके हाथों में टिकट्स थे और आंखों में तजस्सुस। जॉन अलबत्ता गैर हाजिर था। एम्मा, शुक्र है तुम तो आई। सारा ने शुक्र का सांस लिया। नैन नक्श से वो एशियन थी। उसका ताल्लुक इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से था। फ्रेंड्स, ये है एल्जिना, ये पाकिस्तान से है। एम्मा ने अपने साथ खड़ी लड़की का तारुफ करवाया। हरीब की आंखें बड़ी हो गई। अपने वतन से ताल्लुक रखने वाली खूबसूरत और नाजुक लड़की को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने गले लगाकर एलिज़ा का वेलकम किया। लुकास का ताल्लुक जर्मनी से था। उसने सर को खम देकर खुश आमदीद कहा। जॉन का टिकट ज़ाया हुआ। लुकास ने कोरियन फ्रेंड का नाम लेकर चच करके सर झटका। जॉन का टिकट यूज़ करके एलिज़ा साथ आ जाएगी। एम्मा ने आसान जवाब दिया। हरीब और सारा खुशी से चहक गई। एल्जिना किसी और का टिकट यूज़ करने में झिझक रही थी। इट्स ओके एल्जिना, हमारी दोस्ती की नई शुरुआत के तौर पर ले लो, फिर किसी दिन जॉन को उसका फेवर दे देना। लुकास ने टिकट उसके आगे किया। हाँ चलो ना एल्जिना, मज़ा आएगा। हरीब ने इस्तिफसार किया। ओके, थैंक यू। एल्जिना नए दोस्तों की मेहरबानी ज़्यादा देर टाल न सकी और साथ चलने पर आमादा हो गई। 4 लड़कियां और 1 लड़के का वो 5 नफरी ग्रुप टिकट्स देकर म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए। म्यूजियम के अंदर दाखिल होते ही एक खास सी खामोशी छा गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, शीशे के खानों में रखे मौसीकी के आलात और हाथ से लिखी हुई नोट्स, सब कुछ पर्सी ग्रेंजर की जिंदगी की झलकियां दिखा रहा था। एम्मा एक पुराने पियानो के सामने रुक गई। सोचो, उसने आहिस्ता से कहा, ये पियानो कभी किसी ऐसे शख्स ने बजाया होगा जिसकी धुनें आज भी जिंदा हैं। सारा ने शीशे के एक खाने में रखे मौसीकी के नोट्स को देखा। ये सिर्फ मौसीकी नहीं, किसी की पूरी जिंदगी है जो यहाँ कैद है। लुकास ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अगर ये नोट्स बोल सकते तो शायद हम सबको खामोश रहने को कहते। एल्जिना अलग ही एहसास में थी। उसने इस जगह से ज्यादा खूबसूरत कोई और शे नहीं देखी थी। वो ग्रुप फ्रेंड्स की बातों से महजूज होती, एक एक चीज का जायजा लेती रही। सब हंस पड़े, मगर अगले ही लम्हे एक कमरे में दाखिल होकर सब फिर संजीदा हो गए। इस कमरे में पर्सी ग्रेंजर की जाती अशिया रखी थी, कपड़े, खतूत और याददाश्तें। हरीब ने एक खत पढ़ते हुए महसूस किया कि माजी और हाल के दरमियान फासले अचानक कम हो गए हैं। सारा ने धीमी आवाज में कहा, इन चीजों को देखकर लगता है कि इंसान मर जाता है, मगर उसकी कहानी नहीं मरती। एम्मा ने असबात में सर हिलाया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि ये म्यूजियम सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे जज्बों, खौफ और ख्वाबों का आईना है। एलिज़ा के भी जज्बात यकसां थे, बस लब खामोश रहे। सारा म्यूजियम घूमकर जब सब बाहर निकले तो धूप हल्की हो चुकी थी।
एलजीना ने शाम की पुरसुकून फिजा में गहरी सांस ली। सब एक साथ कैंपस के सिमत बढ़ गए और यूं ग्रेंजर म्यूजियम उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा बाब बन गया जो उनकी दोस्ती की कहानी में हमेशा याद रखा जाएगा। नई दोस्ती की नई शुरुआत। जिंदगी का सफर रवां दवां था। दिन हफ्ते महीने गुजरते गए। एलजीना को मेलबर्न शहर में 3 माह होने को थे। एमा और उसका ग्रुप बहुत अच्छा था और उसका इन सब के साथ काफी दिल लग गया था। खासकर हरीब से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हरीब इस्लामाबाद की शहरी थी और एलजीना कराची की, पर चूंकि याशम को इस्लामाबाद बहुत पसंद था, उसने कुछ साल पहले वहां भी घर बना लिया था और अपने बिजनेस को फरोग देने लगा। अब साल के 6 माह राना और उसकी फैमिली कराची शाह पैलेस के मकीन होते तो 6 माह इस्लामाबाद शाह हाउस के, इसलिए एलजीना भी आधी इस्लामाबादी हो गई थी। यूनिवर्सिटी में हर 3-3 माह बाद क्लास में टेस्ट लिया जाता, जिसके चलते सब फ्रेंड्स की मुलाकात कम और पढ़ाई ज़्यादा होने लगी। उस शाम वो लगातार पढ़ पढ़ के थक गई तो ताज़ा हवा लेने हॉस्टल से बाहर आई। आसमान अब्र आलूद था और फिजा में मौजूद खुनकी में इजाफा हो गया था। टेस्ट के चलते सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी और हॉस्टल्स में बंद थे। लॉन और कैफे में इक्के दुक्के स्टूडेंट्स नजर आईं। वो गहरे सुरमई लॉन्ग कोट में मलबूस थी। गर्दन के गिर्द नर्म ऊनी स्कार्फ लिपटा हुआ था। बंद बूट्स और हल्के दस्ताने उसके सर्दियों के लिबास को मुकम्मल कर रहे थे। मजमूई तौर पर उसका अंदाज आरामदेह, बावकार और मौसम के ऐन मुताबिक था। कैफे के अंदर से गरम गरम सूप और कॉफी की तपिश आ रही थी। वो हंसती अंदाज में कैफे के अंदर देखने लगी। उसे शाह हाउस की सर्दी की शाम याद आई। इस्लामाबाद में जनवरी की शाम की सर्दी अपने उरूज पर थी। पाकिस्तानी निज़ाम के चलते न लाइट मौजूद थी और न गैस। याशम ने बारबेक्यू बॉक्स में चंद लकड़ियां डालकर सुगलाई। माहौल में पुरतायुश सर्दी फैल गई। अंगीठी में दहकते कोयलों की सुर्खी पूरे माहौल को एक अजीब सी गरमाइश बख्श रही थी, जैसे सर्दी के मुकाबले में घर की मोहब्बत ने मोर्चा संभाल लिया हो। राना गरम कपड़ों में मलबूस अंगी के करीब रखी छोटी सी मेज पर झुकी हुई थी। एक हाथ में चम्मच था और दूसरे में स्टील का बर्तन जिसमें सूप आहिस्ता आहिस्ता पिक रहा था। भाप के मरगूले उठते तो राना के चेहरे पर पसीने की हल्की सी नमी झलक दिखाती, मगर उसके चेहरे पर सुकून और अपनायत की मुस्कुराहट थी। सर्दी ज्यादा है, आज उसने हल्की आवाज में कहा। सूप सबको अच्छा लगेगा। इबाद, जो इस खामोशी का दुश्मन था, अंगीठी के गिर्द चक्कर लगाते हुए कभी हाथ तापता कभी कोयलों में लकड़ी डालने की जिद करता। मम्मा देखो, मैंने सबसे पहले हाथ गर्म कर लिए। उसकी शोखी पर माँ ने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाईं। दूर रहो, कहीं जल न जाओ। मगर इबाद की हंसी ने लम्हे भर में उस गुस्से को भी पिघला दिया। याशम और एलजीना भी करीब बैठे थे। उसने शाल को अच्छी तरह लपेट रखा था और बाप की बातें गौर से सुन रही थी। पापा की आवाज में ठहराव था, जैसे हर लफ्ज तजुर्बे की जमीन से उगकर आया हो। जिंदगी में मौसमों की तरह हालात भी बदलते हैं, वो कह रहा था। बस घर वो जगह है जहाँ हर मौसम में सुकून मिलता है। याशम मुअम्मर शख्स की तरह नसीहत देने लगा। ज़ेनी ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में पापा के अल्फाज की गहराई उतर रही थी। वो कभी अंगीठी की आग को देखती, कभी मम्मा के मसरूफ हाथों को और कभी भाई की बेफिक्री को, और उसे महसूस हुआ कि यह लम्हे, यही सादा सी तस्वीर असल दौलत है। अंगीठी की आंच तेज हुई तो कमरे में एक मानूस सी खुशबू फैल गई। राना ने सूप कपों में उंडेलते हुए सबको आवाज दी, आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। सब ने कप थामे हाथों को गर्म किया और खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। बाहर सर्दी अपनी पूरी शिद्दत पर थी, मगर अंदर उस छोटे से दायरे में मोहब्बत की ऐसी गर्मी थी जो किसी मौसम की मोहताज न थी। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? उसके ख्यालों को किसी मर्दाना आवाज ने तोड़ी। एया, यस श्योर, एल्जिना ने मुतसब्जब होते कहा। वो छोटी आंखें, छोटी नाक का हामिल लंबा दुबला कोरियन लड़का सर को खम देकर उसके मुकाबिल सीट पर बैठा। इस मौसम में सूप का अपना ही मजा आता है, तुम पियोगी? उसने हाथों को आपस में मसलते हुए ऑफर किया और फिर एलजिना की राय लिए बगैर 2 कप सूप के ले आया। एलजिना ने लेते हुए शुक्रिया अदा किया। वैसे उसकी पेमेंट तुम करोगी ना? एलजिना, कुछ ऐसा ही नाम है ना तुम्हारा? उसने छोटी आंखें मजिद सिकोड़ कर उसे देखा। एलजिना हैरान हो गई। वो इस लंबे दुबले कोरियन लड़के से पहली मर्तबा मिल रही थी, फिर वो उसे कैसे जानता था? ओह, आई एम सॉरी, मैं जॉन हूँ, एमा का ग्रुप फ्रेंड। उसने एलजिना की हिचकिचाहट समझकर वजाहत दी। एलजिना पुरसुकून हो गई। वो ग्रुप गर्ल्स से उसका नाम सुन चुकी थी। यकीनन उसने भी ग्रुप में ही एलजिना का जिक्र सुना होगा। तुम मेरे टिकट पर म्यूजियम गई थी, तो उसके बदले में एक सूप तो दिला सकती हो। जॉन ने अपने पहले मुतालबे की वजाहत दी। अहूँ श्योर, पेमेंट मुझ पर। एलजना मान गई और मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करने कप पर बना QR कोड स्कैन करने लगी थी, लेकिन जॉन ने फौरन अपना हाथ कैमरे के आगे किया। है हाँ, रहने दो, मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। वो हंसा था। उसकी सफ़ेद रंगत और शफाफ पर मोती जैसे सफ़ेद दांतों से भरी मुस्कान किसी भी जिन्स मुखालिफ को फरेफ्ता करने काफ़ी थी। पर मैं कर देती। एलजिना मायूस हुई। मेरे होते कोई लड़की बिल अदा करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने सूप पीते तबसरा किया। कितनी लड़कियों पर यह ट्रैक आजमा चुके हो? एलजिना भी अपने कप की जानिब मुतवज्जे हो गई। हम अपने क्लास की सारी लड़कियों पर, और वो सोच सोच कर गिनवाने लगा, कैथरीन और मर्लिन पर भी।
उसने मज़ाहिया अंदाज में सर को झटका। कैथरीन और मर्लिन नाम की तो हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। एल्जिना उसकी बातों से महजूज होने लगी। हाँ, वो एग्रीकल्चर कैंपस की है, जॉन ने सूप करते हुए कहा। वो दूसरे कैंपस की लड़कियों को भी नहीं बख्शा। उसने भी अपना सूप तमाम किया। हाँ हाँ, मेरा मानना है कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, क्या पता नसीब कहाँ हो। वो हाथ झाड़ते उठा। बेस्ट ऑफ लक। एल्जिना भी उठ गई। थैंक यू। उसने सर को खम दिया। मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ। गर्ल्स हॉस्टल के सिमत जाते हुए सदा लगाई। ओह, तुम्हें भी बेस्ट ऑफ लक। उसने भी जवाबी सदा लगाई और कोरियन सकाफत के तौर पर झुककर शब बखैर कहा। मुस्तकबिल लिखी हुई कहानी नहीं, ये वह सफ़ा है जिसे हम आज के फैसलों से भरते हैं। हर स्टूडेंट अपने अपने मुस्तकबिल के जानिब गामजन था। जारी है नावल नदामत पार्ट 2 अस्पलवशा साफी किस्त नंबर। नो डोंट कॉपी दैट परमिशन। डहाली संडे के दिन लाउंज में हल्की सी पीली रोशनी थी। टीवी चल रहा था मगर आवाज मध्यम थी। घर में खामोशी थी मगर सोग मांद पड़ चुका था। जहीर सोफे पर टेक लगाए बैठा था। अम्मी मुकाबिल सीट पर बैठे मोबाइल में बेटी की पुरानी वीडियो देख रही थी। जोरिन फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। वो जोरिन आज फिर मेरी हुडी पहन ली, तेरे पास अपनी नहीं है क्या? जहीर उसे अपने फेवरेट हुडी में तैयार देख कर जिच हुआ। अरे यार, दोनों एक जैसे लगते हैं। वैसे भी अम्मी ने खुद कहा था तुम दोनों जुड़वा हो, चीजें भी जुड़वा होनी चाहिए। जोरिन ने उसके साथ बैठते उसके घुटने पर हाथ मारा। बस बस बहस मत शुरू करना। जहीर, कल जोरिन की घड़ी भी पहन ली थी तुमने, अम्मी ने याद करवाया। नजरें अब भी मोबाइल पर थी। अम्मी, वो घड़ी खुद ब खुद मेरी कलाई पर आ गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। जहीर लापरवाही से शाने उचकाते बोला। वाह, और मेरे जूते भी खुद ब खुद तेरे पाँव में आ जाते हैं। जोरिन को माजी की एक और वारदात याद आई। तुम दोनों में फर्क सिर्फ नाम का है, शरारतें दोनों की एक जैसी हैं। अम्मी ने अब गम के सागर को पार करके सामने बैठे जुड़वा बच्चों को देखा। नहीं, शक्ल में भी कुछ फर्क है। जहीर को जोरिन के साथ मुमासलत पसंद न थी। देखो, अल्लाह का शुक्र करो कि एक दूसरे का साथ है। लड़ते भी हो पर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। अम्मी ने एक दूसरे की अहमियत समझाई। जहीर और जोरिन ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा। ज़बानें खामोश हो गई और आंखें उदास। वो भी यही कहती थी। बहन की शिद्दत से याद आई थी। जहीर ने मध्यम आवाज में इजाफा किया। अम्मी, आज लंच में और जोरिन बनाएंगे। उसने माहौल के तनाव को कम करने मौजू बदल दिया। जोरिन ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। अरे वाह, ठीक है, बना लेना, बस मेरा किचन मत जला देना। अम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया। डोंट वरी अम्मी, जोरिन को सिर्फ कटिंग का काम दूंगा। चल उठ जा भाई। उसने उसी जोर से जोरिन के टांग पर हाथ मारा और खुटकर किचन के सिमत बढ़ गया। उसे देख जोरिन भी अम्मी को मुस्कुराहट से नवाजते उसके पीछे भागा। मुझे लगता है तुम जल्दी आगे बढ़ गए, जोरिन ने फिक्रमंदी से कहा। किचन काउंटर से लगे वो बेतरतीब से टमाटर काट रहा था। हम आगे नहीं बढ़ रहे, बस वक्त को चलने दे रहे हैं। जहीर ने चिकन के टुकड़े फ्राई पैन में डाले। अम्मी मजबूत बनने की कोशिश कर रही है और हमें भी वैसा ही करना है उनके लिए। उसने आगे आकर उसके सामने से कटिंग बोर्ड उठाया और छोटे बड़े साइज में कटे टमाटर चिकन में इजाफा किए। जोरिन ने सर झटका और टोकरी में से गाजर उठाकर खाने लगा। लाउंज में से अम्मी उन्हें ओपन किचन में काम करते देख सकती थी, सुन नहीं सकती थी। काश वो भी आ जाता। अम्मी ने छोटे बेटों को काम करते देखकर बड़े बेटे को याद किया। आपी की बहुत याद आती है। जोरिन उदास हुआ। जहीर ने फौरन उसे देखा, फिर शुक्र किया कि लाउंज के जानिब उसकी पुश्त थी और अम्मी उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। याद कम नहीं होती, बस शोर छोड़ देती है। याद मुझे भी आती है, पर अब हमें शोर नहीं करना, खामोशी से बर्दाश्त करना है, अंजाम का इंतजार करना है। उसने किचन और टमाटर के मिक्सचर पर कड़ाही मसाला डालते हुए कहा। आवाज़ कदरे सख्त थी। अम्मी मोबाइल रख कर उन दोनों की मदद करने किचन में आ गई तो वो दोनों खामोश हो गए। लाउंज में खामोशी फैल गई। ये खामोशी खाली नहीं थी, मानूस थी। पीर की सुबह हमेशा अदालत के कमरों में एक खास बोझा लेकर आती है। हफ्ते भर के इल्तवा, अधूरे फैसले और दबे हुए राज सब एक साथ सांस लेते हैं। एडवोकेट वली खान तमाम तर वजी शख्सियत ले ब्लैक पीस सूट में मलबूस चमकते बूट, महंगी घड़ी और महंगी परफ्यूम लगाए बाल और शेव नफासत से बनाए हशाश बशाश तैयार नजर आया। उसके चेहरे पर एतमाद था मगर आंखों में वो संजीदगी जो सिर्फ बड़े मुकद्दमात से जन्म लेती है। आज वो लड़ने नहीं, सेटलमेंट की बात करने आया था और ये बात किसी कमजोरी की अलामत नहीं थी। कमरा नंबर 7। शीशे के दरवाजे और लकड़ी के शेल्फ और उसके आगे मेज और कुर्सियां। दरवाजे के अंदर वो पहले से मौजूद थी। उन वकीलों में से थी जो आवाज बुलंद के बगैर मुखालिफ को दीवार से लगा देते हैं। मेज पर फाइलें तरतीब से रखी थी जैसे हर कागज अपनी बारी का मुंतजिर हो। एडवोकेट वली खान आज यहाँ ऐसे अचानक? वकील साहिबा हैरान हुई। है क्या करे वकील साहिबा, अदालत के बाहर वाला सेटलमेंट यूनो। वली खान ने कुर्सी खींची और कोट के बटन खोलता बैठ गया। कमजोर केस ही कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करते हैं। उसने सामने पड़ी फाइल पर की और वली खान के असिस्टेंट के हाथों सेटलमेंट फाइल लेकर एक नज़र पड़ी। अगर मेरा केस कमजोर होता तो मैं अदालत में खड़ा होता, यहाँ नहीं। वो टांग पर टांग रखकर सीट की पुश्त से टेक लगा गया। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। बाहर अदालत की घंटी बजी जैसे वक्त याद दिला रहा हो कि बहस मुख्तसर होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? उसने आगे होते सवाल किया।
मेरे क्लाइंट को लंबी कानूनी जंग नहीं चाहिए। मीडिया पहले ही काफी शोर मचा चुका है। हम माली तसफिया और बाहमी रजामंदी से केस खत्म करना चाहते हैं। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उसे मजीद वहां बैठने से कोफ्त हो रही थी। कुछ माजी की यादें घेरे में लेने लगी। और मेरी क्लाइंट, उसका क्या? उसकी आंखों में हनूस सख्ती बरकरार थी। अदालत के फैसले से ज्यादा कभी कभी खामोश मुआहदे हिफाजत करते हैं। वली खान ने भी उसी खामोशी से घूरा। ये पहला मौका था जब दोनों की नजरें टकराई। बराह रास्त बेरम ईमानदार रकम। उसने दोबारा फाइल खोल कर देखी। ये नाकाफी है। किसी के जान की इतनी कीमत है आपकी नज़र में? वो फौरन बोली, यह सिर्फ शुरुआत है, सेटलमेंट के बाद उससे दुगनी मिलेगी। उसने कोट का बटन बंद करते उठने का इरादा किया। मैं आज इनकार नहीं कर रही, मगर हाँ भी नहीं कह रही। वकील साहिबा ने कलमदान से कलम निकालकर फाइल पर साइन किया। ये जंग नहीं, ये अंजाम की तरफ पहला कदम है। वली खान उठा। वकील साहिबा भी साथ उठ गई। मसनूई मुस्कान सजाए फाइल वापस थमाई। वली खान ने उसी अंदाज फाइल थामी और बाहर जाने मुड़े। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुक गए। वैसे आप चाहे तो डॉक्टर सियाल के केस में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। वो बिना मुड़े गोया हुआ। वकील साहिबा के तासुरात बदल गए। वो तुंदी से उसकी पीठ देखती रही। वली खान जवाब का मुंतजिर था। जब 30 सेकंड तक खामोशी रही तो वह मुड़ा और एक अबरू उठाकर उसे देखा। जो शख्स बेगुनाह हो वो जेल से ज्यादा सच पर भरोसा करता है, मगर जो मुजरिम हो करमट चाहता है। उसने टेबल पर हथेलियां जमाई। और सियाल मुजरिम नहीं है, इसलिए मैं उसके केस में कोई सेटलमेंट नहीं करूंगी। उसने आखिरी लाइन का एक एक लफ्ज चबाकर कहा। हाँ हाँ, आफर तो सुन ले। वो इस्तेहज़ाई हंसते हुए फिर से आगे आया। दोनों आमने सामने हो गए। वकील साहिबा ने सीने पर हाथ बांध लिए। कौन इतने झंझट पाले? आए दिन समाते कोर्ट कचहरी के चक्कर, आप मुझे खरी खोटी सुनाए, मैं आपको। उसने थकन के आसार जैसे शाने झटके। इससे अच्छा मामला यहीं खत्म करते हैं, मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। नो चार्ज। उसने हाथ उठाए। और बदले में क्या चाहिए? वकील साहिबा मोहतात हुई। मुझे कोई रकम वकम नहीं चाहिए, बस जियाल को मरहुमा के भाइयों के हवाले करना होगा। उसने अबरू मिलाए बहुत ही आम अंदाज में कहा है। हाँ। वकील साहिबा इस्तेहज़ाइया हंसते हुए टेबल के साइड से गुजर कर उसके सामने आई। अव्वल तो जियाल गुनहगार नहीं है, और दूसरा अगर वो गिल्टी साबित हो भी गया तो मैं उसका फांसी पर चढ़ना कबूल करूंगी, लेकिन आप लोगों के हवाले करना नहीं। उसने भी रसानियत से जवाब दिया। ठीक है, फिर मिलते अगली सुनवाई पर, क्योंकि ये केस बहुत लंबा जाने वाला है। इतनी आसानी से तो मैं जियाल को बाहर नहीं आने दूंगा। वली खान ने दांत पर दांत जमाए तरदीद की। बस एक सबूत और जियाल अगली पेशी से पहले बाहर आ जाएगा। उसने वली खान के गजब को खातिर में ना लाते एतमाद का मुजाहिरा किया। देखते हैं। वली खान ने गर्म सांस खारिज की और मुड़कर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वकील साहिबा ने थूक निगल कर गला तर किया। एक पल को वो वाकई डर गई। क्या वो अगली पेशी में जियाल को बेगुनाह साबित कर पाएंगी या नहीं? ये सवाल उसे अंदर से खौफजदा कर रहा था। अदालत की राहदारी में वो भाई मिस्टर कमील और हयाम मुंतजिर खड़े थे, जिसका वो अभी सेटलमेंट करके आ रहा था। मजलूम औरत का नाम नादिया था। 42 साल की स्कूल टीचर, 2 बच्चों की मां। वो सड़क क्रॉस कर रही थी। जेब्रा क्रॉसिंग पर सीसीटीवी फुटेज में सब वाज़ेह था। गाड़ी रफ्तार, ब्रेक का देर से लगना। वली खान ने तफसील दोबारा बताई। इस दफ़ा तो सेटलमेंट कर दी है, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। उसने तुंदी से छोटे भाई हयाम को देखा जो मुलजिम था। और रकम दुगनी देनी है, साथ में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी। उसने बड़े भाई बिजनेसमैन कमील को देखकर तंबीह की। दोनों भाइयों में परेशान कुन नजरों का तबादुला हुआ। जब तक वो कुछ कहते वली खान जा चुका था। जैसा कि एडवोकेट वली खान कहता है, उसकी अदालत का वकील, काजी और जल्लाद तीनों वो खुद है। इस केस को अगर कोर्ट में घसीटते तो मिस्टर कमील जज को खरीद कर अपने भाई को छुड़ा लेता और जान बहक होने वाली खातून की फैमिली की कोई मदद भी न हो पाती। इसलिए उसने अपने तरीके से इस केस की जजमेंट की, जिसमें मुजरिम तो आज़ाद हो गया, साथ मरहुमा की फैमिली के अखराजात का जिम्मा भी आ गया। एडवोकेट वली खान क्रिमिनल लॉयर ज़रूर था, लेकिन नाइंसाफ़ी कतई पसंद न थी। डॉक्टर सियाल बट हार्ट हॉस्पिटल अपने नाम का शाहकार, बुलंदोबाला और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता वसी मरीज हॉस्पिटल है। वहाँ की जदीद मशीनरी और रहम दिल स्टाफ के बदौलत डॉक्टर सियाल बट हार्ट हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से तरक्की के परवान चढ़ने लगा। आजकल के इस हॉस्पिटल माफिया के दौर में जहां मरीज हैवान और डॉक्टर कसाई बना होता है, डॉक्टर सियाल के हॉस्पिटल में मरीजों के साथ इंसानों जैसे ही बर्ताव किया जाता। एक तरफ सियाल के हाथों का शिफा, दूसरे सिंपल खुलूस स्टाफ। 5 साल के अंदर ही जियाल का हार्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान के टॉप 10 बेस्ट हॉस्पिटलों में शुमार होने लगा। इस हॉस्पिटल से हजारों दिल के मरीज सेहतयाब होकर नई जिंदगी जीने लगे। इससे इलाज करवाने हर गांव, कस्बे और शहरों से मरीज आने लगे, पर हर कामयाब इंसान के पीछे नफरत करने वालों की लाइन होती है। कुछ ऐसा ही मामला जियाल के साथ भी हो रहा था। डॉक्टर फहाम रसूलान डॉक्टर सियाल का बेस्ट फ्रेंड और उसके हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट है। वो डॉक्टर था, मगर उसके हाथों में शिफा नहीं हिसाब था। सफ़ेद कोट उसके जिस्म पर था और स्याही उसके फैसलों में। वो मरीज की नब्ज नहीं पकड़ता था, वो उसकी मजबूरी तोलता था। उसके कमरे में आने वाला हर शख्स बीमार नहीं होता था,
कुछ सिर्फ मजबूर होते थे, और डॉक्टर फहाम जानता था कि मजबूरी सबसे महंगा उज़ है। जिस दिन से उसने इंसान को फाइल समझा और ज़मीर को गैर ज़रूरी कागज़, इस कहानी ने जम लिया। नए साल का आगाज़ हो चुका था। 3 जनवरी की शाम वो डॉक्टर फहाम अपने ओपीडी रूम में बैठा मरीजों का मुआयना कर रहा था। हर फाइल एक नाम, हर नाम एक कहानी, और हर कहानी काबिले कीमत। उसने खिड़की से बाहर देखा। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो शहर की गिर्द तो धो देती है, मगर इंसान के अंदर की नहीं। रूम का दरवाज़ा खुला। एक नया मरीज अंदर आया। चेहरे पर खौफ, आंखों में सवाल और जेब में कुछ नहीं। जब से जियाल जेल गया था, हॉस्पिटल की कारकर्दगी बहुत मुतासिर हुई थी। यूं तो इस जदीद डिज़ाइन हॉस्पिटल ने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ देखा था। कभी गम, कभी खुशी, कभी हंसी, कभी आंसू। मगर 2 माह कबल जो खोया था, उसका कोई नामल बदल नहीं था। एक डॉक्टर जान से गई थी, और दूसरा करियर से। मरीज अंदर आया तो डॉक्टर फहाम मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट इलाज की नहीं, तज़्यीक़ की थी। वो अधेड़ उम्र आदमी उसके नापाक इरादों से अनजान मुकाबिल की सीट पर बैठा और अपने तकलीफ़ें गिनवाने लगा। डॉक्टर फहाम कान लगाए सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, ये काम खतरनाक तो नहीं? उस अधेड़ उम्र मरीज की आवाज़ लरज़ रही थी। दरपेश मसाइल के बाबत सुनकर वो काम गया था। खतरा तो जिंदगी में हर चीज़ में है। फहाम ने कलम मेज़ पर रखा। हम बस रिस्क कम करते हैं, उसने नरमी से कहा। वो मरीज को पूरी तरह एतमाद में लाना चाहता था। और मैं ठीक रहूंगा ना? वो मुतमईन न हो सका। डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा। अल्लाह मालिक है, उसने कहा और फाइल बंद कर दी। कमरे में खामोशी फैल गई, वो खामोशी जिसमें फैसले हो जाते हैं और इंसान बिक जाते हैं। अधेड़ उम्र मरीज सर को खम देकर उठा और लरजते हाथों से अपनी फाइल उठाकर जाने लगा। फहाम मानिखेज नजरों से उसे जाते देखता रहा। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, बकरा फंस गया है, कल की तैयारी पकड़ लो। कॉल मौसूल होने पर उसने ज़ुबानी लफ्ज़ों में रुदात सुनाई। कुछ लम्हे रुक कर मुकाबिल की बात सुनी और फिर अपना नरम मिजाज बनाकर अगले मरीज को अंदर बुलाया। जियाल की एक और सुबह जेल के सलाखों में हुई। 2 दिन में उसकी पेशी थी, और अब वकील साहिबा कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। न ही नहयान ने राब्ता किया था। उस दिन समर मिलने आया था। दोनों भाई आमने सामने थे, कोई खामोश, कोई परेशान। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, समर सच मेरे साथ है, रास्ता भी निकल आएगा। फिक्र इस बात की है कि मुझे कसूरवार साबित करने के चक्कर में आप सबके हाथों असली कातिल भाग गया है। वो सर हाथों में गिराए कहते हुए लंबे बालों में हाथ फेर कर सीधा हुआ। तुम मुस्तफ़ा कमाल साहब से दोबारा मिलो। अब तो 2 महीने गुजर गए, उनकी कोई तो डेट खाली होगी। मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से निकल कर असली कातिल को ढूंढना है। वो मैं जानता करने भैया, और आपकी फिक्र बिल्कुल बजा है। ये सरकारी काम है, टाइम तो लगता ही है, समर ने दिलासा दिया। जियाल मुतमईन था मगर खामोश हो गया। समर चंद दीगर बातें करके उठकर उसके गले मिला और सलाखों से बाहर आ गया। जिंदगी उसी डगर पर रुक सी गई थी। इससे पहले उसने कभी खुद को इतना लाचार और बेबस महसूस किया था? उसने सोचा, हाँ किया था। दिल ने जवाब दिया। अमाज़िव 3 माही एग्जाम्स अच्छे से गुजरे। मौसम सरमा मौसम बहार में बदलने लगा। मेलबर्न शहर पर बहार और भी दिलकश और हुसैन लग रहा था। यूनिवर्सिटी के सहन में वो दिन आम दिनों जैसा ही था। लेक्चर्स की हलचल, दोस्तों की हंसी और किताबों की खुशबू। पार्कविल कैंपस में वाक़ बेलीव लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की लाइब्रेरियाँ इल्म के मुतलाशियों का एक वसीय मरकज़ है, जहाँ हर बरस 3 मिलियन से ज़्यादा अफराद कदम रखते हैं और 42 मिलियन से ज़ायद कुतुब के इजरा व वापसी के मराहिल अंजाम पाते हैं। इस लाइब्रेरी का उमूमी ज़ख़ीरा 35 लाख से ज़ायद इल्मी व तहकीकी मवाद पर मुश्तमिल है, जिसमें किताबें, DVDs, तस्वीरी स्लाइड्स, मौसीकी के नोट्स, रसाइल, नायाब नक्शे, फ़न पारे और दीगर शाये शुदा दस्तावेज़ात शामिल हैं। मज़ीद बरां इस लाइब्रेरी में 32,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक कुतुब, सैकड़ों डेटा बेसेस और 63,000 आम व तख़स्सुसी ज़राए डिजिटल सूरत में महफूज हैं, जो इल्म को एक क्लिक की दूरी पर ले आते हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपस में फैली हुई 12 लाइब्रेरियाँ इल्मी विरसे की निगहबान हैं। इस वसी व अरीज़ इमारत के एक गोशे में एल्जिना सिद्दीकी जीन्स और वाइट शर्ट पर ब्लैक स्कार्फ गले में डाले, बालों को हाफ कैचर में बांधे, सीट पर आगे को होर कलम दांतों में दबाए, नजरें सामने टेबल पर पड़ी मोटी किताबों पर टिकी हुई थी। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई सिट हियर? उसके बाएं जानिब एक शनासा सी आवाज़ उभरी। वैसे तो उसके आगे पीछे दाएं बाएं सारी सीटें खाली थी, फिर उसके साथ बैठने की ऑफर किसने की? वो भी शनासा सी आवाज़। एलिजना ने चौंक कर पीछे देखा। आंखों में पहले हैरत फिर खुशी उमड़ आई, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल जाए। वक्त जैसे रुक सा गया हो। यूनिवर्सिटी का वो आम सा गोशा अचानक खास बन गया। सरप्राइज की चमक, अपनायत की गर्मी और एक बेसाख्ता मुलाकात की खुशबू के साथ जियाल आई। कैंट बिलीव इट। एल्जिना बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्लेन सी टी शर्ट और डेनिम जीन्स में मलबूस स्पोर्ट्स शूज पहने, बाल साइड पर किए और शेव ताज़ा तराशी हुई ग्लासेस के पीछे उसकी भूरी आंखें मजीद चमक गईं और लब मुस्कुरा रहे थे। हाय एल्जिना, उसने दोबारा मुखातिब किया। ओ माय गॉश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ज़ैल। एल्जिना अब भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो हंसा जैसे बरसों की खामोशी टूट गई हो। उसने एल्जिना को बैठने का इशारा किया और खुद भी बगल की नशिस्त संभाली। आप यहाँ कैसे?
कब आई? किस कैंपस में हो? एल्जिना ने शाकी आलम में साथ बैठते हुए सवालों की बौछार कर दी। आवाज में हैरत भी थी और यकीन न आने की लर्जिश भी। आराम से ज़ेनी, केक करके पूछो और ज़रा कम आवाज में। हम लाइब्रेरी में हैं, जियाल ने उसके खुशी से महजूज होते हुए जवाब दिया। एल्जिना जेम्स सी गई, लब भींचे, अपनी हरकत पर मुतबस्सिम हुई और आस-पास देखा। मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल कैंपस में हूँ और 4 महीने से आया हुआ हूँ, उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। एल्जिना पहले उसे देखकर खुश हुई थी, तो अब हैरत भरे तैश में आ गई। 4 महीने से यहाँ हो और आज मिल रहे हो? उसने खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर तकरीबन गुर्राते हुए कहा। जियाल गड़बड़ा गया। आस-पास किताबों में सर दिए स्टूडेंट्स ने चौंक कर ऊपर देखा। एल्जिना ने मुतज़ब्ज़िब होते ज़बान दांतों में दबाकर पशेमानी जाहिर की और सर को खमदे सबसे सॉरी किया। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ खड़े रहकर बातें खत्म नहीं होंगी। जियाल मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और साथ लेकर चल पड़ा। लाइब्रेरी की इमारत खामोशी से उबूर हुई। पोर्च की सीढ़ियां उतर कर एल्जिना सीने पर हाथ बांधे अलग चलने लगी। अरे क्या हुआ? जियाल हैरान हुआ। जाओ, मैं नहीं बोलती आपसे। वो खफा हुई। मुझे लगा तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती होगी, इसलिए सामने नहीं आया, पर नजर हमेशा तुम पर ही रही है। बड़ा कदम लेकर उसके आगे आया और उल्टे कदमों से उसके आगे चलने लगा। एल्जिना एकदम रुक गई। तासुरात बदले, चेहरे पर काला साया लहराया। मम्मा की नसीहत जहन में उभरी आ। वो अचानक आपको देखकर एक्साइटेड हो गई थी। वो एकदम उदास सी हो गई। तो क्या तुम मेरे यहाँ होने से खुश नहीं हो? उसने बेदिली से सवाल किया। नहीं खुश हूँ, आपके लिए मैं वाकई खुश हूँ। वो उंगलियां मरोड़ते वजाहत देने मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगी। राना फूफो मेरी फैमिली को पसंद नहीं करती, खास कर मुझसे तो कोई अलग ही प्रॉब्लम है उन्हें। उसने मुस्तहकम लहजे में जवाब देना शुरू किया। और उनका ये नजरिया मैं बदल नहीं सकता, पर तुम्हारे नजरिए की तसहीह जरूर करना चाहूंगा। क्या ये अच्छी बात नहीं कि अनजान मुल्क में अनजान लोगों के बीच कोई अपना हो, कोई सगा हो, जिससे बिला झिझक बात कर सके? उसने पुरुम्मीद अंदाज में इस्तिफसार किया। उनके पीछे शाम आहिस्ता आहिस्ता कैंपस पर उतर रही थी। लॉन पर पीली रोशनी बिखर चुकी थी और हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई थी। एल्जिना दुविधा में थी। उसे समझ न आया वो क्या करे। हम अब बच्चे नहीं हैं, 19-20 साल के बालिग जवान हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। तुम फूफो से इतना डरती क्यों हो? उसे ज़ेनी की खामोशी से तकलीफ होने लगी। उसने दबे हुए गुस्से से कहा, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिससे खुद को दुरुस्त साबित कर पाएं। ना जियाल गलत था, ना एल्जिना, पर दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और ऐसे अफ़ाल मुस्तकबिल में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में तब्दील होने वाले थे। डरती नहीं हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। माँ है वो मेरी। एल्जिना को उसका अपने मम्मा के खिलाफ बोलना अच्छा नहीं लगा। एमा और उसके ग्रुप फ्रेंड्स स्पोर्ट्स हॉल से निकलकर इस तरफ आते दिखाई दिए। एल्जिना, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? उसने एल्जिना की बेचैनी को जांचते हुए पूछा। मैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, लुकास ने जियाल के रूबरू होते उसे घूरा। अपने कैंपस की लड़की को परेशान देखकर उसने दिफाई बंद बनाया। गाइस रिलैक्स, ये मेरे कजिन हैं। एल्जिना ने फौरन एमा और लुकास को रोका। हुरैब और सारा में हैरत भरी नजरों का तबादुला हुआ और फिर बगौर इस लंबे चौड़े खूबरू जवान को देखा। ओह, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई कजिन भी इस यूनिवर्सिटी में है। जॉन ने छोटी आंखें मजीद छोटी के जियाल को देखा। मुझे भी आज ही पता चला, ज़ेनी ने सोचते हुए जवाब दिया। ज़ेनी, इरादा बदल जाए तो मैं कल यही मिलूंगा। जियाल ने संजीदा होते एक नज़र इस फ्रेंड्स ग्रुप को देखकर उर्दू में जवाब दिया और हाथ उठाकर पीछे होते दूसरे सिमत बढ़ गया। उसका जुमला एमा, लुकास और जॉन के सर पर से गुजर गया, जबकि सारा और हुरैब समझ गई। जियाल के जाने के बाद उनके बहस की वजह नहीं बची थी, इसलिए सब अपने कैंपस के सिम चल पड़े। किस चीज का इरादा? तुम दोनों कहीं घूमने का प्लान बना रही हो क्या? हुरैब फौरन उसके कान पर झुकी नहीं। एल्जिना ने इनकार करने में देर नहीं की। तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? सारा ने अब्रू उचकाए। मैं तो ऐसी पूछ रही थी। उसे हमसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, शायद हमने उसकी कोई प्लानिंग खराब कर दी। हुरैब ने नाखून देखते हुए तसही की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। एल्जिना के अल्फाज टूट गए। गर्ल्स, मैंने समझाया है ना, ग्रुप में लोकल जबान मत बोला करो प्लीज, फ्रेंडशिप रूल याद रखो। एमा की रौबदार आवाज गूंजी। वो लुकास और जॉन के साथ एक कदम आगे चल रही थी और एल्जिना, हुरैब और सारा के साथ एक कदम पीछे। एमा की तजवीज़ पर वो तीनों खामोश हो गई और मौजूद गुफ्तगू तब्दील होकर आज के फुटबॉल मैच पर आ गया। एल्जिना ने जियाल को मर्ग से तवज्जो से हटते पाकर शुक्र का सांस लिया। लब खामोश थे, आंखें पुरसोच और दिल बेचैन। अभी ऐसी बहुत सी मुलाकातें बाकी थी। जारी नोवेल नदामत पार्ट 2 पलवशा साफी किस्त नंबर 10 डोंट कॉपी विदाउट परमिशन। जुमे की दोपहर मेलबर्न शहर के विक्टोरिया इस्लामिक काउंसिल मस्जिद के बाहर हल्की सी भीड़ थी। सड़क के शोर में भी अजान की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे शहर के दिल में कोई खामोश दस्तक दे। उस रोज़ एल्जिना, हुरैब और सारा खुले ट्राउज़र और लॉन्ग फ्रॉक पहने, सर पर स्कार्फ लिए कैंपस से बाहर आई। उन तीनों ने विक्टोरिया इस्लामिक काउंसिल का रुख किया। मस्जिद के दरवाजे पर जूतों की कतारें खामोश नस में सजी हुई थी।
अंदर दाखिल हूँ तो कालीनों की खुशबू, सफ़ेद दीवारों पर पड़ती नर्म रोशनी और हल्की हल्की तिलावत की आवाज़ दिल को कहीं और ले जाती है। मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और ज़बानों के लोग एक ही सफ़ में, एक ही सिमत रुख के खड़े होते हैं। कोई तालिबे इल्म, कोई मजदूर, कोई प्रोफेसर, कोई मुसाफिर। इस जगह सब मर्द व जन जमा हुए थे। वह तीनों एक गोशे में लेडीज़ के घेरे में बैठ गई। वक्त मुतय्यन पर जुमे का खुतबा शुरू होता है। इमाम की आवाज़ में नरमी भी थी और वज़न भी। वो जिंदगी, सब इंसाफ और जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। लोग खामोशी से सुनने लगे, कुछ आंखें बंद, कुछ नजरें झुकी हुई हैं, जैसे हर लफ्ज़ सीधा दिल पर उतर रहा हो। खुतबा के बाद नमाज के लिए सफ़े बनती गई। कंधे कंधों से मिलते हैं, फासले मिट जाते हैं। तकबीर की आवाज़ के साथ ही दुनिया पीछे रह जाती है। सिर्फ सजदा, दुआ और सुकून। नमाज मुकम्मल होने के बाद एक एक करके सब उठने लगे। कुछ वहीं बैठकर तिलावत में मशगूल हो गए, कुछ अपने अपने कामों के जानिब लौटने लगे। एलजिना और उसकी फ्रेंड्स वहीं खड़ी किसी खातून से महवे गुफ्तगू थी। हुरैब ने उस खातून के किसी बात पर सर को जंबिश देते बाएं सिमत मर्दों के ग्रुप को देखा कि ठिठक गई। कुछ स्टूडेंट्स के माबैन उसे जियाल सफ़ेद कुर्ते पाजामे मलबूस नजर आया। एलजिना, वो देखो तुम्हारा कज़। उसने तेजी से एलजिना का कंधा झंझोड़कर मुतवज्जह किया। वहीं दूसरी तरफ जियाल भी एलजिना को देख चुका था। एलजिना ने हुरैब की जंबिश पर तेजी से नजरें घुमाई तो जियाल पर आकर टिक गई। वो मुस्कुराया पर एलजिना स्पॉट रही। वो अपने दोस्तों से माजरत करता उसके सिमत बढ़ा। एलजिना ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए। लाइब्रेरी के बाद लगा था मुलाकातें खत्म हो गई होंगी। उसने सरप्राइज होते से देखा। खातून जा चुकी थी। पीछे सारा और हुरैब खड़ी उन्हें देख रही थी। आप मेरा पीछा कर रहे हो? उसने अब्रू मिलाए सवाल पूछा। नहीं तो जियाल हैरान हुआ। झूठ। एयरपोर्ट से ही लग रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और उस दिन आपने कहा कि आप मुझ पर नजर रखे हुए हो। एलजिना को अपने हदशात हकीकत होते नजर आए। ज़ेनी, मुझे तुम्हारा पीछा करने की क्या ज़रूरत? मैं जब चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। मुझे किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। उसने साफगोई का मुजाहिरा किया। एलजना दोहरी कैफियत का शिकार होने लगी। तुमने आज का खुतबा सुना? इमाम साहब सब्र और नियत पर नसीहत कर रहे थे। कुछ रिश्ते आजमाइश होते हैं और कुछ अमानत फैसला नियत करती है। वो इमाम साहब की बात दोहराने लगा। तुम मेरे सब्र और नियत पर तोहमत नहीं लगा सकती। उसकी आवाज़ हल्की और नर्म थी। हुरैब आगे आई। एलजिना का बाजू थामा, मुस्कुराकर पहले जियाल को देखा, फिर एलजिना को। जियाल, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, सारा और हुरैब। उसने फौरन दाएं से बाएं हम उम्र लड़कियों के सिमत इशारा किया। हाय। जियाल ने बारी बारी हुरैब और सारा को देखा। और वो मेरे फ्रेंड्स हैं। जियाल ने गर्दन घुमाकर दरवाजे के साथ खड़े 4 लड़कों के ग्रुप के सिमत इशारा किया। तीनों लड़कियों ने एक साथ गर्दन दाएं सिमट करके दरवाजे के जानिब देखा। लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे होते पाकर जियाल के फ्रेंड्स ग्रुप ने हाथ बुलंद करके हवा में झुलाया। ज़ेनी, मैं किसी हद को नहीं तोड़ना चाहता, बस सच को दिल में दफन भी नहीं कर सकता। तुमसे मिलने या बात करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, कम से कम यहाँ तो बिल्कुल नहीं। पर मैं छुप कर पीछा तो कभी नहीं करूँगा, उसने इस्तेहकाक से कहा। ओके, मैं चलता हूँ। अब तो ऐसी मुलाकातें होती रहेंगी। जियाल ने मौके की नज़ाकत समझते हुए रुखसत ली और अपने ग्रुप के सिमत बढ़ गया। उनके गेट के पार निकलते एलजिना और दोनों फ्रेंड्स ने भी बाहर आने लगी। एलजिना अब तक उसी सब में उलझी हुई थी। जियाल पीछा नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? कोई कर भी रहा है या नहीं, या ये सब उसका वहम है? ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। ज़ेनी, हुरैब ने सियाल के अंदाज में उसे मुखातिब किया। तुम्हारा अपने कजिन से कोई झगड़ा हुआ है क्या? उसने मस्जिद से निकलकर फुटपाथ पर चलते इस्तिफसार किया। नहीं तो। वो इनकारी हुई। तो फिर इतने बेरुखी से क्यों बात करती हो उससे? इतना स्वीट तो है, उसने जियाल की तारीफ करते इजाफा किया। एलजिना ने गुस्सेली निगाह से उसे घूरा, पर खुशकिस्मती से हुरैब का उसके जानिब पुश्त थी। उस वक्त एलजना के दिल में जलन की पहली लौ जली थी। शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी यही होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फैमिलीज के अच्छे रवाबित नहीं हैं, तो हम कभी टॉकिंग टर्म्स पर नहीं थे। अब एकदम से फ्रेंडली होने में हिचकिचाहट हो रही है। एलजिना ने स्कार्फ से निकलती लटों को पीछे करते जवाब दिया। टिपिकल देसी स्टफ। सारा ने पहली दफा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरे भी कुछ दूर के कजिन्स हैं जिनसे हम राब्ते में नहीं रहते। हर एशियन फैमिली की सेम प्रॉब्लम है। उसने अपने फैमिली के मसाइल बताए। राइट, और मोस्टली झगड़े जायदाद पर होते हैं। एंड आई हेट दिस, हुरैब ने जवाब में हुनह किया। वो तीनों बस स्टॉप पर ट्राम का इंतजार करने लगी। एल्जना ने लंबा सांस खारिज किया। अब वो उन दोनों को क्या बताती? उसकी मम्मा को जियाल की फैमिली को नहीं पसंद। ट्राम आ गई तो बारी बारी करके तीनों उस पर चढ़ने लगी। ज़ैनी ने एक झूठी नज़र पीछे देखा था। जियाल उसके आसपास कहीं नहीं था, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। ताहले वो सुबह नई उम्मीद भरी हुई। पुलिस हेडक्वार्टर में मामूल का रश था। कोई मुजरिम से सवाल कर रहा था, कोई गिरफ्तारी के आर्डर बना रहा था, कोई शिकायतें दर्ज कर रहा था, तो कोई रिहाई की राह पर गामजन था। नहयान ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस बालों को ऊपर बांधे पुलिस हेडक्वार्टर तशरीफ लाई और एसएचओ साले मुश्ताक के केबिन में दर आई। नहयान, आओ अंदर आओ।
साले साहब ने खुश उसलूबी से सीट के जानिब इशारा किया। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे थे, इसलिए आज भी उसे साले साहब से मदद की उम्मीद थी। सर, मुझे एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए शादमान अरीब चाहिए। सीट पर बैठकर रस्मी हाल अहवाल दरियाफ्त करके वो मुद्दे की बात पर आई। नयान का चेहरा संजीदा और आंखें सुर्ख हो रही थी, मानो वो कई रातों से सो न सकी हो। नयान, क्या बात है? मैं कर देता हूँ इन्वेस्टिगेशन। साले साहब उसके परेशानकुन तासुरात से सोच में पड़ गए। साले साहब, मैं जानती हूँ आप अपने काम में बेस्ट हो, लेकिन ये केस शादमान ही लीड करेगा और साथ मैं दूंगी। इन्वेस्टिगेशन न ज़ाहिरी होगी और न ही खुफिया, बस मुझे सच्चाई की तलाश है। उसने हतमी फैसले की शक्ल में डटी आवाज में जवाब दिया। किस केस की बात कर रही हो? साले साहब मशकूक हुए। डॉक्टर सियाल मर्डर केस, जवाब नयान ने दिया। साले साहब के आबरू फैल गए। उन्हें डॉक्टर सियाल के हाथों नयान की सर्जरी याद आई। नयान, तुम इस मामले में मत पड़ो, वो सीरियस मसला है। डॉक्टर सियाल पर मर्डर का चार्ज है। उन्होंने मामले की नौयत समझाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। नयान का एतमाद बरकरार रहा। जान बचाने वाला जान कैसे ले सकता है? मैं पिछले 10 दिन से सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ सर। सियाल किसी भी कड़ी में मुजरिम साबित नहीं होता। वो टेबल पर हाथ मारते खड़ी हो गई। उसे समझ न आया वो साले साहब को कैसे काने करे। नयान, तुम जज्बात से काम ले रही हो। साले साहब उसके पीछे खड़े हुए। तो आप मेरे जज्बात समझ क्यों नहीं रहे? क्यों इस केस की री इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे? किसके हाथ में है सियाल का केस? आप उससे लेकर शादमान को सौंप दे। आई प्रॉमिस साले साहब, सच साबित करके रहूंगी। वो इल्तिजा करने लगी। ठीक है, मैं देखता हूँ डिपार्टमेंट के किस ऑफिसर के अंडर है ये केस। तुम तब तक शादमान से बात कर लो। उन्होंने दिलासा देते हुए सर को जंबिश दिया और अपने केबिन से बाहर जाने लगे। लेकिन नयान, वो रुके, गर्दन घुमाकर तंदी से उसे देखा। अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हारे साथ साथ शादमान की भी नौकरी जाएगी, याद रखना। उन्होंने दुरुस्ती से आगाह किया। नयान ने सर इत्सबत में हिलाया। उसकी मंजूरी देखकर इस एचओ सालेह साहब अपनी कैब दुरुस्त करते दरवाजे से बाहर निकल गए। नयान के काम पर उन्हें यकीन है, ये वह भी जानती थी, लेकिन उसका एक गलत कदम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वार्न करना भी जरूरी था। एसएचओ ऑफिस के फोन से ही उसने क्राइम ब्रांच कॉल मिलाई और शादमान अरीब को एसएचओ ऑफिस भेजने का हुक्म सादिर किया। 10 मिनट बाद नयान और सालेह साहब आमने सामने बैठे थे। जब दरवाजे पर दस्तक हुई और शादमान अरीब अपने खाकी यूनिफॉर्म में तैयार अंदर दाखिल हुआ। मेरे ख्याल से आप दोनों को दूसरी तारुफ की जरूरत नहीं है। साले साहब ने शादमान को देखते हुए नयान के जानिब इशारा किया। शादमान ने अचंभे से उसे देखा। मिस नयान एक केस पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हैं और इस केस में आपको उनका साथ देना है। साले साहब ने नयान की रिक्वेस्ट को अपने हुक्म का जामा देकर शादमान के सामने पेश किया। किसका केस है सर? शादमान इतना भी सीधा साधा न था कि नयान और साले साहब की प्लानिंग न समझ पाता। डॉक्टर सियाल मर्डर केस, जवाब नयान ने दिया। शादमान पहले शौक हुआ, फिर आंखों में सख्ती दर आई। आई एम सॉरी सर, पर मैं क्राइम ब्रांच का सीनियर ऑफिसर हूँ। मैं मुल्क में चलते दहशतगर्दी के केसेस संभालता हूँ। एक मामूली मर्डर केस मेरी हैसियत से काफ़ी छोटा काम है। आप अपने ब्रांच के किसी ऑफिसर को हायर कर ले। शादमान ने बिना एक पल लगाए इनकार किया। शादमान प्लीज़, ये कोई मामूली केस नहीं है। एक बेगुनाह को फंसाया गया है और तुम साथ दो तो मैं सच्चाई तक जल्द रसाई कर सकती हूँ। नयान ने सीट से उठकर उसके सामने आते इल्तिजा की। साले साहब खामोश रहे। शादमान को मनाना नयान का काम था। मिस नयान, मुल्क में इससे ज्यादा बड़े मसले चल रहे हैं। वो अब भी कायल न हुआ। इस वक्त वो नयान का स्कूलमेट नहीं, बल्कि एक काबिल क्रिमिनल ऑफिसर था। मैं डॉक्टर हूँ शादमान, मैंने लाशों से सच निकाला है, झूठ नहीं। उसकी आवाज़ में ज़ब्त था मगर आंखों में तूफान। मैं तुमसे एहसान नहीं मांग रही, मैं तुमसे एक पुलिस अफसर होने का हक मांग रही हूँ। केस दोबारा खोलो, सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर। सच इससे बहुत परे है जो इन कागजात में लिखा है। उस टेबल पर बिखरे फाइल के जानिब इशारा किया। शादमान खामोश रहा। एक निगाह फाइल को देखा था। अगर मेरा तज्जिया गलत हुआ, मैं खुद अपना लाइसेंस वापस कर दूंगी, लेकिन अगर मैं सही हुई, उसने तवक्कुफ किया, तो तुम एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे सड़ने से बचा लोगे। उसने नई उम्मीद दिलाई। शादमान मशकूक हुआ। नयान ऐसे ही किसी भी केस के लिए अपना पेशा दांव पर नहीं लगा सकती। उसने सोचा, बहुत सर खपाना पड़ेगा, कमिश्नर से बात करनी होगी, इस केस के लीड ऑफिसर से बात करनी होगी। शादमान ने सर खुजाया। वो सब साले साहब देख लेंगे। नयान ने यकीन दहानी कराई। शादमान ने ठोस तासुरात के साथ साले साहब को देखा था और अगर वो बेगुनाह निकला, शादमान ने आबरू उठाकर आखिरी सवाल किया, तो मैं खुद उसकी सजा यकीनी बनाऊंगी। मर्डर के साथ साथ उसे कई सारी जिंदगियों से खेलने की भी सजा होगी। नयान ने रौबदार आवाज में फैसला सुनाया। ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने पेंडिंग काम कर लूं, शादमान ने पेशावराना अंदाज में कहा और साले साहब को देखकर सर खम देते पलट गया। नयान ने मुस्कुराते हुए सुकून का सांस लिया। उसे कामयाबी की लो जलते महसूस हुई थी। डॉक्टर सियाल बट हार्ट हॉस्पिटल के तहखाने में सीक्रेट सर्जरी चल रही थी।
डॉक्टर फहाम और उसका साथी ऑपरेशन थिएटर की ड्रेस में मलबूस, चेहरे पर मास्क लगाए उस मरीज के सर पर मौजूद थे। वो नीमजान कमजोर आदमी मेज पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। तुम इस मामले को कुछ रोक नहीं सकते थे। पहले ही अस्पताल क्राइसिस में चल रहा है। अगर एक भी बात बाहर निकल गई तो हम बुरा फंस सकते हैं। डॉक्टर फहाम ने हाथ चलाते हुए सामने खड़े शख्स को मुखातिब किया। नहीं रोक सकता। एडवांस पेमेंट ले चुका हूँ। रिसीवर्स वेट कर रहे। वो दुरुस्ती से बोला। और बाहर का मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा। उसने बेबाक नजरें उस नीमजान शख्स पर थी। कब तक संभाल पाओगे? वो वकील साहिबा बात की जड़ तक पहुंचे बगैर सुकून से नहीं बैठने वाली। डॉक्टर फहाम ने अंदेशा जाहिर किया। उसने उसे घूरा। मैंने कहा ना, बाहर का मैं देख रहा हूँ, तुम यहाँ का संभालो। उसने मजीद दांत किचकिचाए। डॉक्टर फहाम ने हुनह किया और अपना काम मुकम्मल कर पीछे मुड़ा। एक बर्फ के टुकड़ों से भरे बॉक्स में मरीज के जिस्म से निकाले अज़ा डाले और वापस उस बेजान बॉडी पर टांके लगाने लगा। दूसरा जवान टेबल के गिर्द से घूम कर आया और उस बॉक्स को एक नज़र देखकर पैक कर दिया और किसी को कॉल मिलाने तहखाने के पिछले रास्ते से अस्पताल के बाहर निकल गया। माल रेडी है, कल तक डिलीवरी हो जाएगी। उसने कॉल मौसूल होते इंग्लिश में खबर दी। 1 मिनट तक स्पीकर पर बोलने वाले का जवाब सुना और फिर कॉल बंद करके वापस तहखाने के अंदर भागा। यह लास्ट डील थी। अब जब तक सियाल का मामला ठंडा नहीं हो जाता कोई और डील मत करना। डॉक्टर फहाम ने सर्जरी पूरी करके बॉडी डिस्पोज करके अस्पताल के अंदर से तहखाने की सीढ़ियां ऊपर चढ़ते बोला। वो जवान रुका। रुख मोड़ कर तंदी से उसे देखा। ये मेरा बिजनेस है, इसको कैसे चलाना है ये मैं तय करूंगा। तुम बस मेरे लिए काम करने वाले एक प्यादे हो। अगर मेरे मुताबिक काम नहीं करोगे तो रास्ते से हटा दूंगा। उसने फहाम का कॉलर दबोच कर गुर्राते हुए वार्निंग दी। फहाम झेंप सा गया। हार मानते सर को खम दिया और अपना कॉलर उसके गिरफ्त से आज़ाद कराया। उस जवान ने पीछे होते आबरू उचकाकर उसे ऊपर जाने का इशारा किया। डॉक्टर फहाम अपना हुलिया दुरुस्त करके खुफिया दरवाजे से अस्पताल के अंदर आया, फिर छिपके से स्टोर रूम से बाहर निकल आया। रात तारीख थी और कॉरिडोर खामोश। अस्पताल के इस होलनाक खामोशी से फहाम को खौफ सा लगा। उसने कदम तेज कर दिए और केबिन में आकर दरवाजा बंद किया। सांस तेज और हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया जब उसने डॉक्टर बनने के बाद हलफ लिया था तो इंसानियत की खिदमत करने का अज़्म लिया था। लेकिन आज वो क्या कर रहा था? इंसानियत की खिदमत कर रहा था या इंसानियत का खून? वहीं तहखाने से बॉक्स लेकर वो जवान वापस बाहरी रास्ते से अस्पताल के पिछले हिस्से में निकल आया और हवास बेदार रखे आसपास देखते वस्ती दीवार की जानिब भागा। लंबी दीवार के साथ छोटा सा आईनी गेट था। उस पर तैनात हुए पहरेदार ने उस जवान को देखा और जानबूझकर नजरअंदाज करते दूसरे सिमत रुख किया। जवान ने तिरछा मुस्कुराकर उसकी वफादारी पर सर को खम दिया और उस छोटे गेट के पार निकल गया। रात के अंधेरे में एक और जुर्म आयद हुआ था, एक और राज दफन हुआ था जिसका पूछने वाला कोई न था। ये सब किसी एक शहर में नहीं होता, ये एक गली से शुरू होकर कानून की फाइलों तक पहुंचता है और अक्सर वहीं दफन हो जाता है। पाकिस्तान में आर्गन ट्रेडिंग किसी ऐलान के साथ नहीं होती, ये धीरे से गुर्बत के दरवाजे पर दस्तक देती है। 2010 में रियासत ने एक फैसला किया। ट्रांसप्लांटेशनर्स एंड टिश्यूज एक्ट 2010 कानून आया था। इंसानी अज़ा की पैवनकारी और टिश्यूज एक्ट कागज पर सब वाज़ेह था। उस वो बेचना जुर्म, उस खरीदना जुर्म, एजेंट, मिडल मैन, जाली रिश्ता सब जुर्म और सिर्फ एक रास्ता जायज़ रज़ाकाराना अतिया बगैर पैसे के करीबी रिश्ते में, मगर कानून किताब में था और बाजार गलियों में। पाकिस्तान में आर्गन ट्रेडिंग से मुराद इंसानी अज़ा ख़ास तौर पर गुर्दा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त है जो ज़्यादातर गरीब और मजबूर अफराद के इस्तेसाल के जरिए होती है। ये मसला ख़ास तौर पर गुर्बत, कर्ज, ला इल्मी कमज़ोर कानून नाफिज करने के निज़ाम की वजह से फैला, जिसके रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी इदारा अस्पतालों को रजिस्टर करता है, कैसे इसकी जाते सुनता है, छापे और तहकीकात करवा सकता है, मगर अब तक गैर कानूनी तौर पर आर्गन ट्रेडिंग पर काबू नहीं पा सका है। अगर कोई आर्गन ट्रेडिंग में मुलविस पाया जाए तो 7 से 10 साल कैद, भारी जुर्माना, अस्पताल सील और डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख किया जाता है। इस्लामी अकायद में भी जान बचाना नेकी है, मगर इंसानी जिस्म की खरीद व फरोख्त हराम, मजबूरी का फ़ायदा उठाना जुल्म है। अतिया सिर्फ रज़ाकाराना और बगैर पैसे के जायज़ है। कभी कभार कोई खबर आती है, छापा, गिरफ्तारी, सील, कुछ दिन शोर, फिर खामोशी, और खामोशी इस कारोबार की सबसे बड़ी मुहाफिज है। ऐसा ही उस अधेड़ उम्र मरीज के साथ हुआ था। मामूली से पेट दर्द को गुर्दे का नाकारा होना बताया गया और उस देही सादा आदमी को जान जाने का खदशा दिलाकर झूठ की बुनियाद पर गुर्दा निकालने पर मजबूर किया गया। अधेड़ उम्र आदमी मजीद कमजोर और बूढ़ा हो गया। उसे ताहयात एक गुर्दा पर जिंदगी गुजारने छोड़ दिया गया, जबकि उसके गुर्दे को काले बाजार में बड़ी रकम के वस फरोख्त करके उस जवान ने अपने जेब में डाल लिया था। पाकिस्तान में आर्गन ट्रेडिंग सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये एक समाजी नाकामी है। जहां कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है, मगर आवाज़ कम है, और जब तक गुलाम रसूल बोलने से डरता रहेगा और डॉक्टर फहाम अपने ज़मीर को दबाता रहेगा, ये बाजार कहीं ना कहीं लगता रहेगा। अगली सुबह उम्मीदों भरी हुई, दिन भी रोशन था और अदालत की सफ़ेद इमारत भी। ऐसे ही सफ़ेद कमीज़ और शलवार पर ब्लैक कोट पहने वकील साहिबा अपने चैम्बर के सामने खड़ी थी।
नयान कॉटन कुर्ते पायजामे में तैयार हुई थी, जबकि शादमान जीन्स और शर्ट में। नयान ने वकील साहिबा और शादमान का तारुफ करवाया। उसने सबसे पहले जियाल से मिलने की फरमाइश की। वकील साहिबा मान गई और उन तीनों ने वकील साहिबा की कार में सेंट्रल जेल कराची का रुख किया। दूसरी सिमत वो जवान अपने खुफिया स्पॉट पर बैठा अपने डीलर का मुंतजिर था। वकील साहिबा और नहयान के मुश्तरका प्लान का उसे अब तक इल्म न हुआ था। कुछ मुसाफत करके वो तीनों सेंट्रल जेल के गेट के सामने उतरे और बारी बारी गेट के अंदर दाखिल होकर राहदारी में कदम बढ़ा दिए। यूं तो किसी न किसी केस के सिलसिले में वकील साहिबा, नयान और शादमान तीनों ही जेल आ चुके थे, मगर आज बात किसी अपने की थी। एक सलाखदार दरवाजे के सामने रुकने पर नहयान का दिल जोर से धड़का। वैसे तो आज विजिटिंग डे नहीं था, पर सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम ब्रांच शादमान अरीब से कौन वाकिफ न था। हर छोटा बड़ा कारकुन उसे सैल्यूट करता जाता और वो सर को खम देकर एहतराम वसूल करता। पहले वकील साहिबा अंदर दाखिल हुई, फिर शादमान और फिर नहयान। वो सामने आया, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें थकी हुई, मगर निगाह में वही पुराना वकार। आई एम शादमान अरीब, हम आपके केस को री इन्वेस्टिगेट करेंगे। शादमान ने गुफ्तगू में पहल की और हम कहते हुए नयान के सिमत इशारा किया। जियाल ने सर हल्का तिरछा करके नहयान को देखा था। माजी की खीरा याद जहन में गर्दिश कर गई। वहीं नहयान बेतासुर रही। उसने अपने काम को माजी की यादों पर तरजीह दी। शादमान ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चंद सवाल किए और जियाल इस अंदाज से जवाब देता रहा। इस दौरान वो दोनों खवातीन खामोश रहीं। ओफे जियाल, कोई पेशरफ्त होती है तो हम आगाह कर देंगे। शादमान अपने सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म करके जाने लगा। जियाल ने सर को खम देकर मुसाफा किया। थैंक यू नहयान। वह दिल से मशकूर हुआ था। यू आर वेलकम, उसने आम अंदाज में जवाब दिया। दिल बदल जाए तो उसे दलीलों, यादों और चाहतों का वास्ता देकर वापस नहीं मोड़ना चाहिए। दिल घड़ी की सुइयों के मानिंद नहीं है जिसे सेट करने के लिए घुमा सके। एक मर्तबा दिल बदल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सेट नहीं कर सकती। रुख बदलने में वक्त नहीं लगता। नहयान का दिल जियाल से बदल चुका था। अब वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, बस इज्जत करती थी, और अपने जानिब से दोस्ती का पास रखना उसे अच्छे से आता था। गुफ्तगू खत्म करके शादमान और नहयान पहले निकल गए। सेल के अंदर वकील साहिबा और जियाल अकेले रह गए। चंद लम्हे खामोशी के नव्र हुए। डोंट वरी जियाल, मैं आपको यहाँ से ज़रूर निकालूंगी, उसने जियाल के साथ साथ खुद को यकीन दिलाया। तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आई ट्रस्ट यू। इतने अरसे में पहली मर्तबा वो नरमी से पेश आया। वकील साहिबा एक पल को रुकी, अपनी जगह जामिद हुई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर सेल के बाहर निकल गई। जियाल वहीं दीवार के साथ बैठता चला गया। हिज्र का मौसम अभी छड़ा नहीं था। अमाजीब रात भर बर्फबारी के बाद मरी सफेद चादर ओढ़ चुका था। खिड़की से बाहर देवदार के दरख्त बर्फ में झुके खड़े थे और हवा में ऐसी ठंडक थी जो सांस के साथ दिल तक उतर जाए। राना ने शाल मजबूती से लपेटते हुए कहा, अरे जरा खिड़की बंद करो, यह मरी है, फिल्म का सीन नहीं। उसने हीटर के आगे बैठते हुए सदा लगाई। यही तो मजा है, साल में एक बार तो असल सर्दी देखने को मिलती है। याशिम ने गर्म ऊनी जैकेट पहने बाहर झांका। बाहर कदम रखते 9 साला इबाद शाह खुशी से चहक उठा। उसे बर्फ बहुत पसंद थी। वो मोटे बूट्स में भागते हुए लॉन से बर्फ जमा करके गोले बनाने लगा। एक फैमिली तस्वीर तो बनती है बर्फ के साथ। याशिम ने मोबाइल उठाते इबाद को सदा लगाई। इबाद बड़ा सा बर्फ का गोला हाथों में उठाए अंदर आया। पहले इन तीनों ने करीब हो कर सेल्फी ली। परफेक्ट फैमिली पिक्चर। पापा जैनी को कॉल मिलाए ना, मुझे उसे बर्फ दिखानी है, इबाद ने ख्वाहिश जाहिर की। बर्फ का गोला कभी एक हाथ पर करके पहले को सहलाता फिर दूसरे को। गुड आइडिया। याशिम ने सोफे पर पीछे होते सर को जंबिश दिया और एल्जीन को कॉल मिलाने लगा। राना ने तेजी से लंच के लिए एहतिमाम में जुटे हाथ रोक लिए। उसे भी बेटी से बात करनी थी। वो किचन से बाहर आकर याशिम के करीब सोफे के बाजू पर टिक गई। पाकिस्तान में दिसंबर की सर्दी का समा था तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का। पाकिस्तान में दिन के 12 बजे थे तो मेलबर्न में शाम के 6 बजे थे। एल्जिना तपती धूप में तेज तेज चलते अपने हॉस्टल रूम लौटी। सी के ठंडे रूम में दाखिल होते सुकून का सांस लिया। कूलर से ठंडा पानी पिया और चेंज करके पतला कुर्ता पायजामा पहनकर बेड पर लेटी थी जब उसे पापा की वीडियो कॉल मौसूल हुई। एल्जिना चहक कर उठी, चेयर के हैंडल पर रखा, अपना स्कार्फ लेकर गले में डाला और बेड पर चौकड़ी करते बैठते कॉल मौसूल की। इससे पहले याशिम कुछ कहता इबाद ने उसके हाथ से मोबाइल खींचा। जैनी, ये देखो कितनी बर्फ हुई है। उसने पहले अपने हाथ में पकड़ा, बर्फ का गोला दिखाया, फिर बाहर को भागा। मोबाइल रिजॉर्ट के लॉन और दरख्तों के सिमत करते वो बर्फ दिखाने लगा। वाओ यार, यहाँ तो कराची से भी ज्यादा गर्मी हो रही है। क्लास से रूम तक आते लगता तवे पर चल रहे हो। जैनी ने हंसती अंदाज में मरी की बर्फ देखते हुए जवाब दिया। यहाँ तो बहुत अच्छी सर्दी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। इबाद ने मुट्ठी भरकर बर्फ हवा में उछाला। और मेरी तो सरा भी याद नहीं आ रही होगी ना? एलजीना खफा हुई। थोड़ी थोड़ी आती है, सिर्फ होमवर्क करते हुए। हाँ हाँ। इबाद आसमान से गिरते हल्के बर्फ को देखते खिलखिलाया। जाओ मोटे, मैं नहीं बोलती तुमसे। जैनी मसनूई खफा हुई। इबाद अंदर आओ, मुझे बात करनी है जैनी से। राना ने लाउंज के दरवाजे पर आते सदा लगाई। इबाद ममा की आवाज पर अंदर भागा और मोबाइल ममा को पकड़ाकर खुद हीटर के आगे हाथ किए।
कैसी हो ज़ैनी? राना ने मोबाइल अपने सामने करते हुए कहा। बिल्कुल ठीक मम्मा, आप सब कैसे हैं? मेरे बगैर बर्फ एंजॉय कर रहे हैं। उसने खुशगवार लहजे में जवाब दिया। न गिला था न खफगी, बस माँ को तंग करने की कोशिश। आपके बगैर एंजॉयमेंट होती तो कॉल क्यों करते? याशिम ने बेडरूम में से निकलते हुए सदा लगाई। ओ पापा, दैट्स व्हाई आई लव। एलजीना ने अपने प्यार का इजहार किया। लव यू टू बेटा, दूसरी सदा किचन जाते हुए लगी। राना की नजरें लॉन में खेलते इबाद पर थी और कान उन दोनों की गुफ्तगू पर। ममा, मुझे आपको कुछ बताना है। एलजीना ने संजीदा होते हल्की आवाज में राना को मुतवज्जे करना चाहा। जारी है।